हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन का कंस्ट्रक्शन का काम वापस से शुरू हो चुका है। राफेल नाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब वो भी लियोन के साथ में हो चुका है। उसने लियोन के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और लियोन की 2 रिक्वेस्ट पूरी की है। एक रिक्वेस्ट तुम्हें पता चल गई थी, लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट अभी पता चलना बाकी है। इसके अलावा लियोन अभी जेवियर के साथ में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जा रहा है, चेक करने के लिए काम कहां तक पहुंचा है। काम अपने फाइनल स्टेप में है, बस कुछ और काम और उसके बाद में ट्रुथ और ज्वेल पूरी तरह रेडी हो जाएगा। जब यहाँ पे सफर में होते हैं तब जेवियर की तारीफ कर रहा होता है कि वह गाना बहुत शानदार है। जैसे ही मैं वो गाना सुनता हूँ वैसे तो मेरे कानों के अंदर बहुत दर्द हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये गाना बहुत ज्यादा वाहियात है, लेकिन अब मुझे ऐसा हो रहा है असल में गाना आपका वाहियात नहीं है। कुछ लोगों के लिए गाना बहुत शानदार है। इस हिसाब से देखा जाए तो गड़बड़ हमारे कानों में है, आपके गाने में नहीं। और इसके अलावा जब गाना गा रहे थे तब मैंने एक और चीज नोटिस की, जब आप खुद भी इस गाने को गा रहे होते हैं तब आपको बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। आपको ये गाना बहुत ज्यादा वाहियात लगता है, आपको काफी शर्म से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी लोगों को बचाने के लिए इस शर्म को झेलने के लिए तैयार है। इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। लोगों को बचाने के लिए अपने आप की इंसल्ट करा लेना ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से देखें तब गाना बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। इससे अच्छी चीज और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अपनी तारीफ सरकार काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब इस तारीफ को थोड़ा सा एग्जामिन करता है उसे लगने लगता है कि असल में उसकी बुराई भी हो रही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए थोड़ा सा मुंह बनाते हुए आगे तो बढ़ने लगता है। दोनों इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन लियोन थोड़ा चिड़ा हुआ दिखने की नाटक कर रहा होता है। लेकिन पानी के रिफ्लेक्शन में उसके चेहरे के ऊपर झलकी स्माइल है, वो साफ दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर जेवियर की नजर पड़ चुकी है। जेवियर के चेहरे पे भी एक हल्की स्माइल जाती है। उसकी तो देखिए कहने लगता है आप काफी कमाल के हैं। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है। हम उस जगह सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रुथ और ज्वेल को पूरी तरह तैयार किया गया है। यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन काम एकदम अच्छे से कंप्लीट हुआ है। गोमिंग स्टैम्प हवा में उड़ रहा है, वो अपने मुंह से कोई चीज को तेजी से बाहर की तरफ निकालता है। ये असल में किया हो रहा है वो आखिरी इक्विपमेंट जो कि लियोन ने इकट्ठा किया था। इस इक्विपमेंट की खासियत यह है ये अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है। और अब जैसे ये ट्रुथ और ज्वेल के ऊपर गिरता है इसका रूप बदलता है और एक डायमंड का फॉर्म ले लेता है। इसके अंदर से एक बहुत लाइट बाहर निकलने लगती है और साथ में कुछ मैजिकल पावर्स भी। ये पूरी तरीके से एक पानी का सा फॉर्म लेकर ट्रुथ और ज्वेल के में जैसे बहने से लगता है। और अब किया और आके ट्रुथ और ज्वेल के ऊपर गिरने के साथ में लियोन की स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फाइनली ट्रुथ और ज्वेल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इससे कंप्लीट होने के साथ में तुम्हें 8500 आर्य पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद में लियोन की तरफ से ऑर्डर आता है जल्दी से डैम गेट खोलो। मैं चाहता हूँ पूरी ट्रुथ और ज्वेल के आसपास में कब सारा पानी इकट्ठा हो जाए। उसके कहने के साथ में डैम गेट खोले जाते हैं और कब सारा पानी इस एरिया के अंदर आने लगता है जहाँ पर ट्रुथ और ज्वेल है। जैसा कि लियोन ने पहले बताया था कि ट्रुथ और ज्वेल की पावर को यूज करने के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती है। ट्रुथ और ज्वेल के आसपास में काफी गहराई तक कब सारा पानी होना चाहिए, तभी वो अपनी पावर्स का ठीक तरह से यूज कर पाएगा। जब धीरे धीरे करके ट्रुथ और ज्वेल के आसपास में पानी इकट्ठा हो रहा होता है तो उसे दोबारा से स्क्रीन शो होती है। अब इस पे लिखा हुआ है तुमने डैम का काम भी कंप्लीट कर दिया है। डैम इस डैम के साथ से एक काफी शानदार कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कारण तुम्हें 1500 आर्य पॉइंट और दिए जाते हैं। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में 10,071 आर्य पॉइंट हो चुके हैं। इसी समय ये ट्रुथ और ज्वेल पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाता है, जहां पर चारों तरफ पानी पानी इकट्ठा हो चुका है। लियोन तेजी से इस पानी के अंदर जाता है। ट्रुथ और ज्वेल देखते हुए सोचने लगता है आखिरकार मेरा काम हो चुका है, अब मुझे मेरे सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। ये कहते हुए वो अपने माना हार्ट की पावर को एक्टिवेट करता है। माना हार्ट के आसपास में सारी माना एनर्जी इधर उधर घूमने लगी है। इसके बाद उस डायमंड के पास में आकर इसके ऊपर हाथ लगाता है। दोनों एनर्जी आपस में कंबाइन होने लगती है और इसी टाइम पर जैसे ट्रुथ और ज्वेल जिंदा हो जाता है उसके अंदर से किसकी आवाज आने लगती है। कोई कह रहा होता है मैं हूँ ट्रुथ और ज्वेल। कुछ लोग मुझे ओटोरियो भी बुलाते हैं। और इसी के साथ में लियोन को समझ आता है कि ट्रुथ और ज्वेल इस तरह से काम करता है। असल में ये वॉइस कमांड के ऊपर है। लियोन से जो सवाल पूछेगा उसके जवाब देगा, लेकिन असल में ये इतना भी आसान नहीं है। ट्रुथ और ज्वेल आके बोलने लगता है तुम मुझसे जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हो, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा। एक जॉब जानने के बदले में तुम्हें मुझे अपना कोई सीक्रेट बताना पड़ेगा, कोई ऐसा सीक्रेट जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं जानता हो तुम्हारे अलावा। ये सुनकर लियोन को थोड़ी हिचकिचाहट से होने लगती है। वो पूछने लगता है क्या सच में ये तो जरूरी है, तुम सच में मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो? ट्रुथ और ज्वेल बोलता है हाँ बिल्कुल जानना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बदले में मुझे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि असल में पूरा वर्ल्ड नहीं जानता हो। और अब इसी के साथ में लियोन सोचने पड़ जाता है। वो सोचने लगता है वैसे तो मैं इसको बता सकता हूँ कि असल में मैं कौन हूँ, लेकिन इस बारे में तो जेवियर पहले से जानता है, तो इसका मतलब वो भी इस पूरे वर्ल्ड से एग्जिस्ट करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन काम नहीं करेगी। बेकार मैं इसको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे जरूर से इसे कुछ और बताना पड़ेगा जो कि जेवियर को भी नहीं पता हो। इसी टाइम पर लियोन को एक आइडिया आता है। उसको तुरंत एक चीज आ जाती है। उसने कुछ टाइम पहले एक हरकत की थी। वो इससे बोलता है वैसे मैं कुछ टाइम से एक बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ। जब कभी मैं बाथरूम जाता हूँ वहाँ पे फ्री होने के बाद मैं टॉयलेट पेपर को बहुत अजीब ढंग से यूज करता हूँ। मैं उसको अपने हाथों के अंदर पूरी तरह से लपेट लेता हूँ और फिर उसका यूज करता हूँ। और अब आगे सुनने से पहले हेडफोन वगैरह का यूज कर लो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ऑकवर्ड होने वाला है। लियोन के बोलता है और फिर उसके बाद में असली सीक्रेट तो अब शुरू होता है। मैं उसके बाद उस टॉयलेट पेपर को थोड़ा सा नुकीला सा बना देता हूँ और फिर उसकी मदद से अंदर तक डीप क्लीनिंग करता हूँ। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना मैं उसे क्या करता हूँ? मैं उसे एकदम अंदर तक डालकर उसे पूरी बॉडी के अंदर ऐसे जोर जोर से घुमाने लगता हूँ ताकि अंदर तक पूरी डीप क्लीनिंग हो जाए। इस तरीके से मैं जबरदस्ती अपने पेट को पूरी तरह साफ कर पाता हूँ। ये टेक्निक काफी अच्छे से वर्क करती है। उसे अंदर घुसाने के बाद में मैं 3 बार लेफ्ट साइड और फिर 3 बार राइट साइड उसे पूरी तरह से घुमाता हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरह साफ हो जाए। मुझे लगता है इतना सीक्रेट काफी होगा। क्या तुम और भी कुछ सुनना चाहते हो? लियोन के इतने के साथ में उस हीरे के अंदर से एक बहुत सी लाइट बाहर निकलती है और आसमान में जाकर जोर से ब्लास्ट कर जाती है एक फटाके की तरह। और
और फिर उसके बाद में वहाँ पर कुछ शब्द से दिखाई देने लगते हैं। असल में लियोन ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ वहाँ पर आसमान में दिखाई दे रहा है एक फटाके के फॉर्म में, और इसके अलावा पीछे की साइड में उसकी तस्वीर भी शो हो रही होती है। और साथ में कंफर्म करने के लिए ये सब कुछ लियोन ने कहा है, वहाँ पर उसकी आवाज भी दिखाई देने लगती है। पूरी फ्रंटियर सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस नजारे को देख रहे होते हैं। लियोन का ये सीक्रेट अब बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रहा, पूरी फ्रंटियर सिटी के अंदर बात फैल चुकी है कि लियोन किस तरीके से अपनी किन किन टेक्निक्स का यूज करता है, और सब लोग उसकी डीप क्लीनिंग के बारे में जान चुके हैं। लियोन को बिल्कुल भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि उससे सीक्रेट जानने के बाद में वो इस तरीके से पब्लिकली सबको सुना देगा। इसके साथ वो शर्म से आने लगती है, वो चिल्लाते बोलने लगता है ये किस तरह की हरकत है, मैंने तो अपना सीक्रेट बताया और तुम इस तरीके से उसे पब्लिकली रिवील कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। इसी समय जेवियर भी इस जगह पहुंच जाता है, उसने भी ये सब कुछ देख लिया है। वो लियोन के पास उससे कहने लगता है ये बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हरकत थी, अच्छा वो मैं आपसे हाथ नहीं मिला था। लियोन कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुमसे यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था, बेकार में यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, जाओ यहाँ चले जाओ। जेवियर बोलता है आपने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर कब्जे से खतरा हो सकता है, जैसे ट्रुथ ज्वेल एक्टिवेट होगा यहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो सकती है, इसी वजह से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस जगह पर आया हूँ। ये सुनकर लियोन बहुत ही अजीब ढंग से जेवियर को देख रहा होता है, और उसको कब्जे अजीब सा भी लग रहा है कि जेवियर को भी पता चल चुकी है, और इसके अलावा पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी को फेस करना उसके लिए कब्जे तो मुश्किल हो जाएगा। तभी इसकी आवाज दोबारा से आती है, ट्रुथ ज्वेल बोलने लगता है तुम बताओ अब तुम्हारा सवाल क्या है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। लियोन कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं असल में इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से इस जगह पर आया हूँ। फ्रंटियर सिटी मेरा घर है और फ्रंटियर सिटी के अंदर रहने वाले मैं हर एक को बचाना चाहता हूँ, इनको बचाने मेरी लाइफ का लक्ष्य है। लेकिन जो हाल ही में पता चला है कि कुछ टाइम के अंदर इन सब की डेथ होने वाली है, और उनकी डेथ का कारण ट्रेजेडी है, मतलब इनकी डेथ होना पहले से पक्का हो चुका है। मैं किसी भी दुश्मन से बचा सकता हूँ, किसी मॉन्स्टर से इन्हें बचा सकता हूँ, या फिर कोई और अगर हम अटैक करने के लिए आए तो उनसे भी इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन किसी ट्रेजेडी से इनको कैसे बचाऊं मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ये कोई नॉर्मल ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल ट्रेजेडी होती तो सबके साथ में एक ही करके घटती, मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि पूरी सिटी के जितने भी लोग रहते हैं वो सबके सब अलग अलग ट्रेजेडी के कारण एक ही टाइम पर मारे जाएं। ये तो बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है, मुझे ये चीज नॉर्मल नहीं लग रही है। क्या तुम्हारे पास में कोई सोल्यूशन है? लियोन के इतने के साथ में यहाँ पर ट्रुथ ज्वेल एक्टिवेट होने लगता है, पानी के अंदर भंवर दिखाई देने लगा है जो कि इतने टाइम से एकदम स्थिर था, क्योंकि यहाँ पर बांध टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जगह एक कुएं की तरह है जिसके अंदर सारा पानी एकदम सीमित है, और अब एकदम से ट्रुथ ज्वेल एक्टिवेट होने के कारण पूरे पानी के अंदर एक भवंडर सा बन जाता है। लियोन ने जैसा प्रेडिक्ट किया था ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बस यहाँ पानी के लिमिटेशन के कारण सुनामी कोई भी आसार नहीं है, और फ्रंटियर सिटी पूरी तरह सेफ है। लेकिन फिर भी लियोन और जेवियर इनके ऊपर कोई इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए जेवियर जल्दी से अपने पंखों की पावर को यूज करके लियोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एकदम से एकदम अलग चीज होती है, लियोन को अपनी आंखों के आगे एकदम धीरे से दिखाई देने लगता है। उसको दिखाई देता है जेवियर यहाँ से गायब हो चुका है, और वो इस टाइम पर पानी के अंदर भी नहीं है, यहाँ पर आसपास में एकदम खाली इलाका है। तभी उसे एक कॉल सुनाई देती है, यहाँ पर इस टाइम पर तुम मेरे पर्सनल स्पेस में हो, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता और ना ही मेरी बातें सुन सकता है, तुम्हारे सवाल का जवाब केवल तुम्हें ही मिलेगा। अब की बार लियोन को अपने कानों के अंदर जो आवाज सुनाई दे रही होती है ये पिछली बार से एकदम अलग है। आवाज कहां से आ रही है ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि आसपास में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। लियोन इस पूरे इलाके को देखने लगता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो एक चीज समझ जाता है ये बंदा थोड़ा अलग है। इसके बाद में ट्रुथ ज्वेल की तरफ जवाब आना शुरू होता है। वो कहने लगता है इस दुनिया के अंदर लियोन और जेवियर दोनों मौजूद है, जो कि एकदम नामुमकिन है, दोनों में से किसी एक को मौजूद होना चाहिए था। लियोन की अभी तक मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो मेरे सामने यहाँ पर अभी तक जिंदा है। भाग्य की रेखा के हिसाब से तुम्हारी मौत अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट तुम तो यहाँ पर हीरो बन चुके हो, तुमने जेवियर का स्थान ले लिया है। यहाँ पर इस स्टोरी का लीड कैरेक्टर जेवियर को होना चाहिए था, लेकिन वो केवल एक सैड कैरेक्टर बनके रह गया है, और उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसकी जगह लियोन ने ले रखी है। उसको इस बात का पता ही नहीं चला। भले ही जेवियर इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ा हुआ नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हीरो बनने की कोई चाह नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया यही चाहती है कि किसी भी तरीके से वो हीरो बने, और दुनिया जो चाहती है वो होके रहेगा। दुनिया किसी भी तरीके से ऐसे आसार बनने की कोशिश कर रही है कि जेवियर दोबारा से अपनी जगह पर आ जाए, वो इस दुनिया का हीरो बने, और सब कुछ वापस वैसे होने लगे जैसे कि भाग्य ने डिसाइड किया है। भाग्य की रेखा के हिसाब से सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि दुनिया वापस से अपनी असली जगह पर आना चाहती है, वो जेवियर को उसके असली जगह लौटाना चाहती है। लेकिन फिर भी कई कोशिशों के बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। तुम यहाँ पर एक एरर क्रिएट कर रहे हो। जब भी यहाँ पर भाग्य सब कुछ वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करता है, तुम कोई ना कोई टेक्निक ऐसे लेके आ जाते हो जिस वजह से सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, और जेवियर को उसकी जगह नहीं मिल पाती। और अब इसी वजह से इस सृष्टि ने डिसाइड किया है सब कुछ वैसे होगा जैसे कि वो चाहती है, तुम्हारी मनमानी को और चलने नहीं दिया जाएगा। सृष्टि अब जल्दी ही अपनी मुश्किल कदम उठाने वाली है, कुछ भारी कदम जिसके आगे तुम पूरी तरह कुचल के रह जाओ, तुम कुछ भी ना कर पाओ, और वही ये कदम है ये ट्रेजेडी आके रहेगी। इस ट्रेजेडी का अंत केवल एक ही हो सकता है, लियोन और जेवियर इन दोनों में से कोई एक ही इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। इस वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही प्रोटैगनिस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि होगा जेवियर, और तुम्हें इस वर्ल्ड से पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करना चाहते हो तो जेवियर को इस वर्ल्ड से गायब होना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही इस वर्ल्ड के अंदर रुक सकता है। बस यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है, जेवियर तो तुम्हारे बिना इस वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट बन जाएगा, वो खुद को प्रूव कर सकता है, वो काफी पावरफुल है, उसका दिमाग भी सही से चलता है। लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो?
क्या तुम जेवियर के बिना खुद को प्रोटैगनिस्ट बना के रख पाओगे? अब ये चुनाव फिलहाल के लिए केवल तुम्हारा है कि इस दुनिया के अंदर कौन रहना चाहिए, तुम या फिर जेवियर। लेकिन दोनों में से रहेगा तो कोई एक ही, तभी ये दुनिया वापस संतुलन में आ पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, दुनिया खुद को किस तरह संतुलन में रहना चाहती है वो अपना तरीका डिसाइड कर लेगी और कोई भी उसे कुछ भी करने से रोक नहीं पाएगा। तुम जानते हो सबसे ऊपर है सृष्टि, और सृष्टि का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। जब कभी भी इसके अंदर किसी तरह गड़बड़ होती है तब कुछ ना कुछ करके ये दोबारा से अपने आप को संतुलन में लेके आ जाती है। तो अब या तो तुम खुद ही संतुलन में लेके आ जाओ या फिर ये खुद को खुद से संतुलन में लेके आ जाएगी। उसका केवल एक ही तरीका सृष्टि के पास में होगा, सब कुछ रीसेट कर देना और इस कहानी को एकदम नए सिरे से नया तरीके से आरंभ करना। यहाँ पर रीसेट करने का क्या मतलब है ये तुम समझ ही चुके होगे। वही होने वाला है जो कि तुमने देखा है और जो तुम जानते हो। ट्रूथ ऑफ ज्वेल के इतने के साथ में लियोन बहुत ज्यादा बुरी तरह से घबरा जाता है। उसको उसके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन क्या सच में उसे किसी से कोई मदद हो पाई? उसको लगा था अपने सवालों के जवाब हासिल करने के बाद में वो शायद से कुछ चीजों को सॉल्व कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी कंफ्यूजन और बढ़ चुकी है। लेकिन लियोन के कानों के अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, कोई और रास्ता नहीं है, अपना चुनाव करो या फिर किसी और के चुनाव को एक्सेप्ट करो, सृष्टि अपना चुनाव करके रहेगी। जब लियोन ये सब कुछ सुन रहा होता है तब उसकी आंखें पूरी तरह खुली होती है, लेकिन खुली आंखों के बावजूद भी उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जेवियर की आवाज लगातार वहां पे गूंज रही होती है, वो लगातार चिल्ला रहा होता है, आपके मानव पावर के अंदर काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, होश में आइए, इससे ज्यादा अगर आप इस हालत में रहे तो काफी दिक्कत हो सकती है, आपको होश में आना पड़ेगा। जेवियर लगातार अपनी पूरी ताकत से इस चीज को चिल्ला रहा है, लेकिन लियोन के ऊपर इसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। वो लगातार अपने खुद के बारे में सोच रहा होता है। उस अपने एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसके अंदर वो सीढ़ी चढ़ रहा है, उसके कंधे के ऊपर काफी सारी ईंटें रखी होती है। इसी वजन के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, मैं वो हासिल कर लूंगा जो कि मैं हासिल करना चाहता हूँ। ये सारे कठिनाई के दिन केवल अभी क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा भी अच्छा टाइम होगा, मेरे पास में सब कुछ होगा जो कि मैं अपने लाइफ के अंदर हासिल करना चाहता हूँ, मेरे आराम के दिन आएंगे, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। ये सोचते हुए जब ये फ्लैशबैक वाला लियोन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे सामने की तरफ एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक छोटी सी लाइट। लियोन उसे देख के लगता है वही है वो जहाँ पर मुझे जाना है, मेरे अच्छे दिन, वहां पर मेरे सुनहरे दिन है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। ये सोचते हुए लियोन तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और धीरे करके उस लाइट की तरफ पास में पहुंच चुका है। वो सुनहरी लाइट उसके चेहरे के ऊपर आगे बढ़ती है और जैसे जैसे लियोन उसके पास में जा रहा होता है वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता जाता है। उसका जोश बढ़ता जा रहा है कि उसे किसी भी तरीके से उस लाइट के पास से पहुंचना है। लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और एकदम वो लाइट के पास से पहुंच चुका है और अब एक दो स्टेप्स और वो लाइट को छू देगा और उस दूसरी तरफ पहुंच जाएगा अपने सुनहरे भविष्य की तरफ। लेकिन इसके अगले सेकंड वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लियोन बुरी तरह घबरा जाता है, उसको दिखाई देता है वो जैसे लाइट के एकदम पास से पहुंचा है वो लाइट अपने आप ही उससे काफी दूर जा चुकी है। लियोन के चेहरे के ऊपर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। जेवियर यहाँ पर अपनी मानव पावर को यूज करके लियोन को इस तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लियोन इस टाइम पूरे होश में ही है। बस यहाँ पर फर्क कितना सा है, उसको वो दिखाई दे रहा है जो कि जेवियर को कभी दिखाई नहीं देगा, ना ही वो कभी देख सकता है। लियोन को अपनी आंखों के आगे अपनी पूरी दुनिया इधर से उधर उलट-पलट होते हुए दिखाई दे रही होती है। उसे दिखाई दे रहा होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जितनी मेहनत की है वो वापस से पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। और अब इसी के साथ में लियोन के माइंड के अंदर अब तो जो घबराहट थी उसने डर का फॉर्म ले लिया है। वो जोरों चिल्लाना शुरू कर देता है। जेवियर उसके बगल में ही है, वो उसे कहने लगता है इस तरह घबराने की या फिर डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में ही हूँ, शांत हो जाइए। ये कितने जेवियर लगातार अपने प्रोसेस को जारी रखे हुए है। वो तेजी से अपनी बॉडी के अंदर जो माना पावर है उसे लियोन की बॉडी के अंदर डालता जा रहा है और लियोन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी के फ्लो को बढ़ा रहा है। लेकिन लियोन का इस सब के बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसका लगातार ध्यान केवल ट्रुथ ऑफ ज्वेल की बातों के ऊपर है जो कि उसने भी कुछ देर पहले कही थी। ट्रुथ ऑफ ज्वेल की बातें अभी भी लगातार उसे कानों में गूंज रही होती है। वो कह रहा होता है तुम्हारे पास में केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें सब कुछ वापस अपनी असली जगह पे लाना पड़ेगा, सृष्टि का संतुलन वापस से बनना चाहिए। इसी समय लियोन को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है हाँ ये ठीक कह रहा है, सृष्टि का संतुलन बनना चाहिए तो इसका मतलब मुझे बस यहाँ से चले जाना है। अगर मैं दोबारा से सियोल लौट जाता हूँ तो उसके बाद में मैं इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करूंगा, और अगर मैं इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करूंगा तो यहाँ पर केवल जेवियर ही होगा, जेवियर अपनी असली जगह पर होगा। जैसे लियोन को ये आइडिया आता है इसके अगले सेकंड दोबारा से एक और अजीब चीज होती है, जैसे अजीब चीजें एक साथ होना उसके अंदर शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक लगातार। उसका हार्ट बुरी तरह ठंडा पड़ने लगता है। लियोन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा माना पावर है और जेवियर माना पावर को उसके बॉडी के अंदर डाल रहा है। उसका हार्ट तेजी से जमने लगता है जो कि एकदम नामुमकिन है। लियोन के पास में उसका माना हार्ट है जो कि उसके हार्ट को तेजी से जमाता है, लेकिन क्योंकि लियोन की बॉडी के अंदर माना एनर्जी है इसलिए वहां पर हीट बनी रहती है, इसलिए जमने की प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। और अब तो लियोन एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, इस वजह से उसकी ये पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा माना पावर है, इसलिए जमने की प्रोसेस और भी स्लो हो जानी चाहिए, लेकिन ये तो फास्ट हो चुकी है। इस वजह से लियोन का फ्रीजिंग हार्ट भी ये सब कुछ सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्पीड अचानक से इतनी फास्ट कैसे हो गई। ये सोचते हुए वो भी लियोन से बोलने लगता है कि अपने हार्ट को तेजी से अपनी बॉडी की हीट दो, उसके अंदर से माना पावर
पावर गुजरने दो, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना पावर है उसे हार्ट के अंदर से गुजरने दो, उसके अंदर हीट आने दो, फ्रीजिंग हार्ट इतना कहता है कि तभी उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लियोन फ्रंटियर के ऊपर एक दिमागी बीमारी का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। ये सब कुछ उनके एक्सट्रीम डर के कारण है जो कि उनकी किसी भी बॉडी पार्ट को ठीक तरह से वर्क करने नहीं दे रहा है, ना ही उनकी माना एनर्जी को वर्क करने दे रहा है। जब सिस्टम विंडो ये सब कुछ कहता है तो ये बातें लियोन को भी सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी ध्यान इन बातों के ऊपर नहीं है। लियोन एक अलग ही ओवरथिंकिंग के अंदर खो चुका है और वो बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके माइंड के अंदर अभी भी ये बातें गूंज रही होती है, तुमसे एक बार फिर से कहा जा रहा है या तो तुम बचोगे या फिर जेवियर, अपना चुनाव जल्दी करो। तुम्हारे पास में इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता है। यही सुनते हुए लियोन की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और वो वहीं पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। और अब इसी के साथ में लियोन ने इस जगह पर जो टाइम बैरियर बनाया था जिसकी वजह से फ्रंटियर सिटी के बाहर का सारा टाइम अपनी जगह पर रुका हुआ था वो वहां से हट जाता है। पूरी दुनिया वापस से मूव करने लगी है। इसके कुछ देर बाद में हम लियोन को उसके घर पे देखते हैं। अभी इस टाइम पर बिस्तर पर है, अपने फ्रंटियर मेंशन में अपने रूम के अंदर लगातार दर्द में कह रहा होता है और चिल्लाते बोलने लगता है, सिस्टम ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इतना दर्द क्यों भोग रहा हूँ, क्या इस दुनिया के अंदर मुझे इसलिए लाया गया था ताकि लगातार मुझे कोई ना कोई तरीके से दर्द मिलता रहे, क्या इस दुनिया के अंदर मुझे केवल दर्द ही मिलता रहेगा, तुम मुझे इस चीज के लिए लाए हो, तुम्हें इस सबके अंदर मजा आ रहा है, मुझे दर्द में देखकर क्या तुम एंजॉय कर रहे हो। लियोन की इस बात का सिस्टम के पास में कुछ जवाब नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कहता। लियोन दोबारा से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो। हेल के अंदर मैं हेल की किंग से मिल चुका हूँ, इसके अलावा एंजल से मिल चुका हूँ, क्या तुम्हारी हस्ती इनके भी ऊपर की है, तुम इनके भी ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट करते हो, मुझे बताओ तुम कौन हो और हम तुम्हारे सामने क्या है, क्या हम तुम्हारे सामने केवल कठपुतली की तरह है जिसे तुम अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो, जितना चाहे उतना हमें दर्द दे सकते हो और जिस तरीके से चाहो उस तरह से हमें परेशान कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ देखकर क्या मजा आता है, मुझे परेशान देखने में तुम्हें खुशी मिल रही है। लियोन की इस बात का भी सिस्टम के पास में कुछ जवाब नहीं होता, वो बस एक लाइन बोलता है, मुझे माफ कर दो। लियोन कहता है, तुम्हें किसी भी तरीके से मुझे कोई भी सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया के अंदर मेरा एग्जिस्टेंस मेरे अपने हिसाब से होगा, मैं किसी भाग्य की रेखा के पीछे भागने वाला नहीं हूँ, मैं वही करूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे साथ में वही होगा जो कि मैं चाहता हूँ, मेरे को क्या करना है, मेरे साथ में क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, इन सभी का चुनाव कोई और नहीं कर सकता, ये सारे चुनाव मेरे अपने खुद के हाथ में है, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, कोई और मेरी तरफ से मेरे लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है, और जो मुझे करना है मैं वो करके रहूंगा क्योंकि मैं हूँ लियोन फ्रंटेरा। लियोन फ्रंटेरा मतलब वो इंसान जो कि अपनी मर्जी का मालिक है और वो जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी उसे जो चाहे वो करने से रोक नहीं सकता। लियोन जब ये सब कुछ कह रहा होता है तो इस फ्रंटियर हट के अंदर भी काफी ज्यादा घबराहट सी हो रही होती है, वो लियोन की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि लियोन के कहने से उसकी हालत ठीक नहीं हो रही है बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वो जितना ये सब कुछ चिल्ला रहा है उसकी हालत खराब होती जा रही है। कुछ देर के अंदर वो वापस से अपने पुराने डिप्रेशन के अंदर लौट जाता है, सब कुछ वापस से ब्लैक एंड व्हाइट सा हो चुका है, वो लोग बेहोशी की गार पर है। यहाँ पर लियोन की हालत इतना खराब है लेकिन इसके बावजूद भी इस रूम के अंदर इस टाइम पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जो संभालने के लिए। जेवियर इस टाइम पर इस रूम के बाहर की साइड में खड़ा हुआ है, उसके मदर और फादर भी वहीं पर है लेकिन कोई भी रूम के अंदर एंटर नहीं कर रहा है। असल में लियोन ने सबको मना किया है कि जब तक वो इस रूम के अंदर है और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता लियोन की परमिशन के बिना कोई भी रूम के अंदर एंटर ना करे। जेवियर इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और सबको अंदर आने से रोक रहा है। लियोन के फादर जेवियर से पूछने लगता है, उसकी हालत कैसी है, क्या हालत के अंदर कुछ सुधार आया, क्या अभी भी वो कमजोर है। जेवियर बोलता है, नहीं हालत में कुछ सुधार नहीं है, ये सब कुछ एक्सट्रीम प्रेशर के कारण है, पिछले कुछ टाइम के अंदर वो अपने दिमाग के ऊपर कुछ ज्यादा जोर डाल रहे हैं, इसी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। ये सुनकर लियोन की मतलब मार्बेला बोलने लगती है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, वो अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर डालता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी खुद को ठीक कर लेगा और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा खुद को वापस से पहले जैसा बनाने के लिए। मुझे यकीन है उसकी हालत वापस से पहले जैसी हो जाएगी। जिस सुनकर जेवियर भी खुश जाता है, वो आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल उनकी हालत तो ठीक होनी पड़ेगी, आखिर वो लियोन फ्रंटेरा है, अगर उनको किसी भी हालत से कोई परेशानी है तो उनको खुद को अपनी हालत से बाहर निकालना अच्छी तरह से आता है। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, वो अपने आप को खुद को ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है, या तो कोई और उनको ठीक नहीं कर सकता और अगर कोई उनको ठीक कर सकता है तो वो खुद है। जी कितने जेवियर इस टाइम पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लियोन के फादर की नजर लगातार जेवियर की आंखों में होती है, वो चेक कर रहा है क्या सच में जेवियर जो कुछ भी है वो सब कुछ सच कह रहा है। और इसी तरीके से कुछ देर तक होने के बाद में लियोन के फादर के चेहरे के ऊपर भी एक हल्की स्मेल आ जाती है। वाके बोलता है, मुझे पूरा यकीन है तुम ठीक तो उसको संभालोगे, अभी फिलहाल के लिए हमें चलता है लेकिन जब कभी उसकी हालत में थोड़ा भी सुधार आए तो प्लीज हमें बताना। ये कहते वो दोनों वहां चले जाते हैं और अब इन दोनों के जाने के बाद में जेवियर खुद से इस रूम के अंदर एंटर करता है। अंदर घुसते बोलने लगता है, मास्टर लियोन क्या आपकी हालत में सुधार आया। जे तो सामने तो दिखता है लियोन अभी भी वैसी हालत में वहां पड़ा हुआ है। जेवियर कहता है, मुझे नहीं पता ट्रुथ और ज्वेलर से क्या कहा है लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर केवल आप ही है। ट्रुथ और ज्वेलर जो कुछ भी कहा है वो समझने की पावर केवल आप में ही है, आप ही उसकी बात को समझ सकते हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप जरूर से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जो कि हम सभी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन किसी भी रास्ते को निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सर्वाइव करना। अगर आप सर्वाइव करेंगे तो अपने आप ही रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे साथ में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद को ठीक कीजिए। जेवियर के सब कुछ कहने से भी लियोन की हालत के अंदर बिल्कुल सुधार नहीं है, उसका हार्ट और भी तेजी से जमता जा रहा है और ये हार्ट के जमने की पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जेवियर दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता है, वो आगे कहता है, हर सिचुएशन के अंदर मैं आपके साथ में हूँ, इस बात को तो आपको पता है ना, अगर किसी भी तरीके से मैं आपकी मदद कर पाया तो मैं जरूर से आपकी मदद करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से खुद को ठीक कीजिए।
ये कि तो जीवर अब वहां चला जाता है लियोन को इस जगह पर अकेला छोड़कर। अभी इस टाइम पर यहाँ पर ये भी पता नहीं चल रहा कि लियोन ने ये सब कुछ सुना भी है या फिर ये सब कुछ बातें उसके ऊपर से निकल गई। वो बड़ी मुश्किल से ही होश में है, उसकी आंखें तो खुली है लेकिन क्या उसको सब कुछ सुनाई दे रहा है या फिर अभी भी वो लगातार ट्रुथ और ज्वेल और स्टम की बातों के अंदर पूरी तक खोया हुआ है। इसी समय एक अजीब चीज दिखाई देती है। जीवर जो कि अभी भी इस रूम से बाहर निकल रहा है, उसके चेहरे के ऊपर काफी अजीब से एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोच रहा होता है क्या वो सब कुछ जो कि इन्होंने शुरू किया था क्या मैं वो कंप्लीट कर सकता हूँ। इनको काफी कुछ पता है, मुझे भी इस बारे में पता लगाना है। तो क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं सब कुछ पता लगा सकूं? हाँ, शायद से मुझे वो काबिलियत है क्योंकि मैं भी हूँ लियोन फ्रंटेरा। ये कितने जीवर की बॉडी के अंदर से कब ज्यादा अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। जैसे आगे बढ़ते हैं वो सीधे राफेल के पास से पहुंचता है। राफेल इस टाइम पर एक जानवर की जगह पे काम कर रहा है। यहाँ पर इन सारे एल्फाडॉन को रखा गया है जिनको नॉर्मली बेरियन संभालता है, आज जिनको राफेल संभाल रहा है। और राफेल के साथ भी काफी ज्यादा खुश है। अर्थ के ऊपर केवल ह्यूमंस ही है जो कि एंजल के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। बाकी जितने भी जीव है जो कि अबोध है उनको भी पता है कि एंजल के साथ में कितनी रेस्पेक्ट से बात करनी होती है। इसी समय राफेल का ध्यान जीवर के ऊपर जाता है। उस देख कहने लगता है तो तुम यहाँ पर आए गए, वैसे अभी मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने वाला था। मेरे पास में अभी हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन आई है कि सर लियोन फ्रंटेरा को जल्दी हेवन के अंदर बुलाने वाले हैं। मीटिंग वहाँ की जल्दी कंप्लीट होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर उनको भी शामिल होने के लिए कहा जाएगा। जीवर कहता है और ये कब होने वाला है? राफेल कहता है मुझे से लगता है इसके अंदर अभी तो अर्थ की तरफ से काफी लंबा टाइम लगेगा क्योंकि इस मीटिंग के अंदर काफी सारे हाई ऑफिसर्स है और सबके सब अपनी बात को रखेंगे तो उनको लंबा टाइम तो लगेगा ही। तो अर्थ के हिसाब से तुम्हारे पास काफी सारा टाइम है। ये सुनकर जीवर थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो इस मीटिंग को जल्दी अटेंड करना चाहता था। वो जल्दी से एक कैंडल उठा लेता है और फिर पास में से एक क्रॉस उठाकर उसे साइड में रखकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। इसे देखकर राफेल कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जीवर कहता है मैं प्रे कर रहा हूँ। तुमने एक बार कहा था अगर हम पूरे सच्चे मन से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हेवन के अंदर जो लोग हैं उनसे अपील रखेंगे तो हमारी बात को सुनते हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अपनी अपील उनके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहते राफेल पूरी शिद्दत के साथ में ऊपर हेवन की तरफ अपनी अपील रखने लगता है। वो उनसे कहने लगता है मैं चाहता हूँ इस मीटिंग को जितना हो सके उतना जल्दी कंडक्ट किया जाए और सर लियोन को जल्दी से वहां पर बुलाया जाए। वैसे अभी इस टाइम पर जीवर की अपील रखना काफी ज्यादा अजीब सा है क्योंकि लियोन की सहलत नहीं है कि वो किसी मीटिंग को अटेंड कर सके। लेकिन अगर ये जानते हुए भी जीवर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर सच में जीवर के माइंड के अंदर कुछ गलत सोच होती, वो प्योरिटी की तरह से नहीं सोच रहा होता तो बिल्कुल भी हेवन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन हेवन के साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है और बहुत जोर से कांटेक्ट होता है। यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है उसे कानों के अंदर आवाज बहुत जोर से गूंज जाती है। असल में इस अपील की खास बात ये होती है कि जो कोई भी इसको जितने प्योर मन से बोलेगा उतनी जोर से ऊपर आवाज सुनाई देगी और बंदा उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा। जीवर की ये आवाज इतनी जोर से सुनाई दे रही है जिसका मतलब उसने अपनी अपील को बहुत ही ज्यादा प्योर मन से रखा है। उसके किसी भी तरह गलत विचार नहीं है। हेवन के अंदर इस ऑफिसर के कान बहुत जोर से बज रहे होते हैं। ये चिल्लाते हुए अपने साथी बंदे से बोलने लगता है ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं बिल्कुल उसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। साथ वाला बंदा बोलता है लेकिन आपको इस आवाज को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा ट्रुथ और ज्वेल से रिलेटेड बात कर रहा है। लेकिन ये बंदा ट्रुथ और ज्वेल का ओनर नहीं है तो इसकी बात के ऊपर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी ये आवाज बहुत ज्यादा प्योर है। इसी समय ये आवाज बहुत ज्यादा तेज जाती है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है उनकी जगह पर मुझे बुलाओ, मैं उनकी जगह पर आकर अपील रखना चाहता हूँ, यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे जल्दी से वहां पर बुलाया जाए। जीवर अब तो इस एक ही लाइन को लगातार रिपीट होता जाता है और धीरे धीरे करके उसकी आवाज लगातार तेज होती जा रही है। उसकी प्योरिटी बढ़ती जा रही है। उसके साथ में आवाज को सुनना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और अब इसी के साथ में उस ऑफिसर के पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो अपने साथी ऑफिसर से बोलने लगता है हमारे पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसकी अपील को पूरी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा। यहाँ पर इस बंदे की अपील बहुत ज्यादा प्योर है। अगर ये गलत चीजें मांग रहा है तो भी इसकी बात को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस ऑफिसर के इतना करने के साथ में जीवर के सामने की तरफ लिफ्ट टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है जो कि उसको ऊपर ही तक पुश करेगा सीधे हेवन तक। जीवर के लिए करना बहुत ज्यादा आसान था, इसलिए उसको यकीन नहीं होता कि सच में इतना आसान हो सकता है हेवन में जाना। केवल उसके एक बार कहने के साथ में ही हेवन के अंदर से लिफ्ट उसके लिए समन हो गई और उसको हेवन के तो बुलाया जा रहा है। उसको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी राफेल बोलता है ये सब कुछ एक तो मसली है, ये रास्ता तुम्हें हेवन तक ले जाएगा। जीवर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ में चलो, तुम वहां पर जा जानते होगे। राफेल बोलता है मैं तुम्हारे साथ में चलूं? नहीं। जीवर कहता है क्या तुमने भी क्या कहा? तुम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हो, लेकिन हेवन तुम्हारा घर है ना, मैंने चलो तुम खुश हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाने वाला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चीज मेरे सामने समन हुई है ये केवल एक इंसान को लेके जा सकती है जिसने प्योरिटी के साथ में अपील की हो। राफेल बोलता है नहीं ऐसा तो कोई भी सिस्टम नहीं है। असल में तुम्हारे साथ में नहीं चल रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज लगा हुआ है। अगर मैं वहां पर हेवन के अंदर जाऊंगा तो हो सकता है मेरे जान पहचान वाले लोग वहां पर हो और उन लोगों को चिढ़ाने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर कर्ज लगा हुआ है, मुझे कब्जा शर्मिंदगी से महसूस होगी उनके सामने। राफेल का ये कारण जीवर को कब्जा बचकाना सा लगता है। वो तुरंत उसको उठा लेता है और सही बोलता है क्या बचकाना सा कारण है? क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा और अब मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ में चलना ही है। राफेल बोलता है सर जेवियर प्लीज इस तरह जबरदस्ती मत कीजिए, मुझे वहां पर नहीं जाना है, वहां पर मुझे कब्जा
शर्मिंदगी होगी। जेवियर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में चलना ही है, तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं। और एक और बात, जहां तक मैं जानता हूँ तुमने सर लियोन को एक वादा किया था कि तुम उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम आईओ फेयर को ढूंढने में भी उनकी मदद करने वाले हो। तो मैं आईओ फेयर को ढूंढने ही जाने वाला हूँ, तो अब तुम मेरी मदद करोगे। तुम एक एंजल हो, तुम बिल्कुल भी अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। ये कहते जेवियर उस लिफ्ट टाइप स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में तेजी से ऊपर जाने लगता है। उसके साथ में रफेल भी है। जेवियर ने अभी भी रफेल को अपने कंधों के ऊपर बैठा रखा है और इसी हालत में वहां से ऊपर की तरफ पहुंचता है। हेवन के अंदर एंटर करने के साथ में उसकी नजर सबसे पहले इस ऑफिसर के पड़ती है जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है। उसने कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा नोबल पर्सन लग रहे हो, देखने से लग रहा है तुम काफी ज्यादा प्योर हो। तुम जिस नोबल पर्सन को हेवन के अंदर अपील करके इस तरह से परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दूसरों को परेशान करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेवियर इस टाइम पर पहले काफी ज्यादा गुस्से मूड में होता है, उन पर चिल्लाते बोलने लगता है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो जो नोबल लोग होते हैं वो हेवन के अंदर अपील नहीं कर सकते, केवल जो घटिया लोग गिरे हुए लोग हैं वही हेवन के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर सच में ऐसा है कि हेवन के अंदर केवल घटिया लोग की बात सुनी जाती है तो ये हेवन नहीं है, इसका नाम बदल देना चाहिए। ये सुनकर उस ऑफिसर को भी गुस्सा आता है, वो चिल्लाते बोलता है ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो, तुम केवल एक ह्यूमन हो और मैं एक ऑफिसर हूँ, हेवन का एक ऑफिसर, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम इससे बात करो। ये कहते हुए जब ये ऑफिसर गुस्सा रहा होता है तो उसके सर के ऊपर जो होलो है वो धीरे करके रेड होने लगता है। इसका मतलब है इस ऑफिसर ने अभी जेवियर के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है इसको इसकी सजा मिल सकती है। इससे तुरंत शांत होता है और फिर जेवियर से बोलता है मुझे माफ करो, मैं तुमसे गलत तरह से बात कर रहा था और ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर अपील कर सकते हो। ये जगह केवल बुरे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों की अपील को पहले एक्सेप्ट किया जाता है। ये कहते हुए ऑफिसर हल्का सा घबराया हुआ भी है, इसको पता है अभी कांस्टेबल रफेल ने जब ये गलती की थी तो उसको कितनी बुरी तरह से पीटा गया था, अगला नंबर इसका खुद का हो सकता है, इसलिए जेवियर के साथ में काफी रेस्पेक्ट से बात कर रहा है। वो उससे आगे बोलता है वैसे तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि ट्रूथ और ज्वेल बना के तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लोअर क्लास के लोगों के पास में ट्रूथ और ज्वेल जैसी ताकतवर चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे पास में होना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकती है। जेवियर कहता है हाँ बिल्कुल मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं इस बात को पूरी एक्सेप्ट करता हूँ कि लोअर क्लास के लोगों के पास में हम जैसे लोगों के पास में ट्रूथ और ज्वेल जैसी ताकतवर चीज नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हेवन ने जो डिसीजन लिया था कि ट्रूथ और ज्वेल को नष्ट कर देना चाहिए वो डिसीजन भी एकदम सही था, उसकी मेरे मन में पूरी रेस्पेक्ट है। जेवियर के मुंह से इतने अच्छे शब्द सुनने की इस ऑफिसर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो चौंकते हुए बोलने लगता है तो क्या सच में तुम्हारी बात की रेस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब तुम ट्रूथ और ज्वेल को खुद से नष्ट कर दोगे, तुम इसके लिए तैयार हो। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल हम पूरे तैयार है, बल्कि हम खुद से उसको नष्ट कर देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ही जेवियर का ओरिजिनल गेम शुरू होता है। वो मुंह बनाते हुए आगे बोलता है लेकिन हमारी छोटी शर्त है। ये कि तो उसके चेहरे के ऊपर काफी इविल एक्सप्रेशन होते हैं जो कि दिखाते हैं कि उसका गेम अब शुरू हुआ है, वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो अब वो बताने वाला है। अपनी कंडीशन के सामने रखने से पहले जेवियर पहले से एक सवाल पूछने लगता है, उनसे कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ हम ट्रूथ और ज्वेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली थी। जेवियर के सवाल का वो ऑफिसर एकदम सही से जवाब देता है क्योंकि वो एक एंजल है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। वो कहने लगता है जब से तुमने इसके कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू की थी तब से हम तुम पर नजर रखे हुए हैं, मतलब जब से तुम्हें इसके बारे में पता चला था तब से ही हमें पता है कि तुम इस काम को करने वाले हो। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है, वो टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, यानी इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से कुछ पता था लेकिन फिर भी तुम इस कुछ देख के एंजॉय कर रहे थे, हमारी मेहनत को देख रहे थे कि हम किस तरीके से ट्रूथ और ज्वेल को ढूंढने के लिए मेहनत करने वाले हैं, कितनी कोशिश करने वाले हैं, और तुम अब एंड में आए हो इस सब कुछ रोकने के लिए। तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल गलत है, ह्यूमंस की इतनी मेहनत को होने के बाद में तुम एंड में उसको रोकने के लिए आए। अगर तुम चाहते तो स्टार्टिंग में भी आ सकते थे और स्टार्टिंग में ही हमें रोकने की कोशिश कर सकते थे, इस तरीके से हमारी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं होती। तो यानी कि इसका मतलब देखा जाए तो हमने जो कुछ भी किया वो हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम पहले स्टेप उठाते तो इससे सब कुछ होता ही नहीं। ऑफिसर कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें उस टाइम पे लगा था तुम बिल्कुल भी ट्रूथ और ज्वेल के सारे पार्ट्स को नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन तुम इसके अंदर कामयाब हो गए, इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हमें लगा था कुछ टाइम बाद तुम हार मान लेने वाले हो जैसे कि बाकी सारे ह्यूमंस मान लेते हैं, लेकिन तुम दोनों तो बहुत जिद्दी थे, तुमने एक करके हर एक स्टेप को पार किया और सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया जो कि एकदम नामुमकिन जैसा था। जेवियर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुमने केवल अपनी लगा को फॉलो करने के चक्कर में हमारी ज्यादा बर्बादी कर दी। तुम्हें पता है ट्रूथ और ज्वेल को बनाने के चक्कर में हमने अब तक कितना टाइम वेस्ट किया है और हमारे कितने लोग के ऊपर कितनी बड़ी लाइफ ट्रेजेडी आ चुकी है। जो समय हम हमारे लोग की लाइफ को और अच्छा करने के लिए बता सकते थे उस टाइम पर हम इस बेकार से ट्रूथ और ज्वेल के सारे पार्ट्स को ढूंढ रहे थे ताकि बाद में आकर तुमसे नष्ट कर सको और हमारा सारा टाइम वेस्ट कर सको। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि तो जेवियर इतना गुस्सा हो रहा होता है कि धीरे धीरे करके वो ऑफिसर घबराने लगता है। वो सोचने लगता है ये इतनी पावर से मेरी तो घूर रहा है कि मेरे को उसकी तरफ देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन इससे गुस्से का मेरे ऊपर इफेक्ट क्यों हो रहा है, मैं तो एक एंजल हूँ, मैं इससे कई ज्यादा सुपीरियर हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे डरा कैसे पा रहा है। जेवियर की बोलता है वैसे अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ एकदम सही है, तुम अभी तक खामोश हो, मुझे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, यही इस बात का सबूत है। ऑफिसर बोलता है हाँ बिल्कुल तुम एकदम ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जेवियर कहता है अब तो कुछ पता चल चुका है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है,
कि आपको अपनी गलती का एहसास है। ऑफिसर बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे एहसास है। जेवियर कहता है तो आपको जरूर से मेरी बात को मानना पड़ेगा। मेरी बात को मानना एक कंपनसेशन के तौर पर होगा ताकि हम उसका भुगतान कर सके जो कि आपकी वजह से खर्च हुआ है, हमारा टाइम। और अब यहाँ से आगे मैं अपनी रिक्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो वो रिक्वेस्ट ये है कि ट्रूथ और ज्वेल जो कि हमने हाल ही बनाई कंप्लीट किया है वो कुछ टाइम तक हमारे पास में रहे, उसको हम अपने हिसाब से यूज कर पाए और उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारा स्वामित्व हो। ये सुनकर वो ऑफिसर थोड़ा हिचकिचाने लगता है। वो आगे बोलता है क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? इस काम को कर पाना काफी तो मुश्किल है। जेवियर बोलता है कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो कि जीवन ने एक बहुत ही गंदा ऑफिस बना रखा है। वो आगे बोलता है तुमने कभी भी हम लोअर क्लास के लोगों के साथ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया है, अब मैं उनके साथ में अच्छा करना चाहता हूँ और इस काम के तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका हो सकता है, इस मौके को एक्सेप्ट करो। जेवियर के इस तरह समझाने के बाद में आखिरकार वो उस ऑफिसर को मानना पड़ता है। जेवियर की बात करने की क्षमता भी काफी अच्छी हो चुकी है, वो किसी को भी बड़ी सेंस से अपनी बातों में ले सकता है। वो ऑफिसर कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी बात को एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ टाइम तक तुम ट्रुथ और जेल को यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, उसको यूज करने के बदले में उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी होगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कोई और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तुमसे छीनने के लिए यहाँ पर आ सकता है। अगर उसे कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी तुम लोगे। जी सुनकर जेवियर इस ऑफिसर के सामने झुककर इसको थैंक यू बोलने लगता है। ऑफिसर कहता है नहीं नहीं तुम्हें थैंक यू की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर वो जेवियर की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है। उसमें चलता है जेवियर की पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी तरह का बैड माना पावर नहीं है, केवल उसके अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। ये सोचते हुए ऑफिसर पूरी तरीके से जेवियर के चेहरे के अंदर खोज गया होता है। वैसे भी हाल ही मेरे पास में कमेंट आया है जिसमें किसी ने मुझसे कहा है सिर्फ इसी स्टोरी कंप्लीट करो फटाफट और फिर एक क्यूआर छोड़ देना पोस्ट में। तो इसी बात को मानते हुए ये रहा मेरा क्यूआर। और अब आप मुझे बताओ मेरे पैसे कब तक आ जाएंगे? पैसे जल्दी आ जाने चाहिए। वैसे इसी क्यूआर की बात कर रहे थे ना, या फिर किसी और चीज की? और अब जिस किसी को भी मेरे को थोड़े बहुत पैसे देने की इच्छा हो तो प्लीज इस क्यूआर की ओर भेज सकते हो। आप में से ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अब ये क्यूआर भी है, तो इसकी मदद से भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप का पैसा आधे से ज्यादा यूट्यूब पर चला जाता है, लेकिन इसका पैसा पूरी तरह से मुझे मिलेगा और पूरा सपोर्ट आप मुझे कर पाएंगे। वैसे ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं जिस थाली में खा रहा हूँ उसी में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थाली भी तो हमारी है। अगर ये थाली बनाई मैंने है तो इसके अंदर छेद भी मैं ही करूंगा। हाय मेरा पैसा। और अब इसके आगे मैं एक स्टेप और आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं इस सेम क्यूआर को पोस्ट में भी डालूंगा। अगर आपको लगता है मैं आपको किसी तरह से एंटरटेन कर पा रहा हूँ, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है और आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है जो कि आप मुझे देना चाहते हैं, तो जरूर से इस क्यूआर का यूज कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा से जितना हो सके उतना ज्यादा इस क्यूआर का यूज करें। वैसे तो आप लोग मुझे कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पैसे भेजोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। नाउ अब मुझे लग रहा है मैं आपसे कुछ ज्यादा ही भीख मांग चुका हूँ, इससे तो इंसिस्ट मुझे नहीं करना चाहिए। बस अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, लालच बहुत ज्यादा हो चुका है। फिलहाल अभी तक मुझे नहीं पता मैं इस पार्ट को वीडियो के अंदर कहाँ पे लगाऊंगा, वीडियो के एंड में या बीच में कहीं पर। अगर बीच में लगाया तो वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। इसी समय जेवियर की दोबारा से आवाज आती है। वह कहने लगता है ये तो रही फर्स्ट कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन की बारी है। शायद से ये खबर आगे से पहुंच चुकी होगी। मेरे मास्टर लियोन फ्रंटेरा को आईओ फायर चाहिए, उसको हासिल करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ सेकंड कंडीशन के तौर पर तुम मेरी मदद करो। तो मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी कंडीशन के तौर पर तुम इस एंजल रफेल को ऑर्डर दो कि मैग्नेटो सिटी के अंदर जाकर उनको ऑर्डर दे कि आई ऑफ समर हमें दे दिया जाए। जेवियर के कहने के साथ में वो ऑफिसर काफी गुस्सा होता है। वो चिल्लाते बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बहुत ज्यादा मांग रहे हो तुमने, अपनी सीमा में रहो, तुम केवल एक ह्यूमन हो, तुम इतनी बड़ी चीज नहीं मांग सकते। क्या तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से फिर चुकी है? ह्यूमंस की मांगने की भी क्षमता होती है, लेकिन तुम अपनी क्षमता से पहुंचते आगे निकल चुके हो। जेवियर कहता है मैं बिल्कुल मांग सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ में काफी कुछ गलत किया है। आपको पता था कि ये सब कुछ हम करने वाले हैं, हम जल्दी ट्रुथ और जेल को बनाने वाले हैं। आप चाहते तो हमें पहले रोक सकते थे, लेकिन आपने हमें पहले नहीं रोका, हमारे शहर में बर्बाद कर दी। और इसके अलावा क्योंकि मास्टर लियोन की जान खतरे में है, इस वजह से मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ हूँ। मेरे हार्ट के ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, और ये नेगेटिव इफेक्ट इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके इस एंजल ने आकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, हमें जान से मारने की कोशिश की, और हमारे ऊपर हेवन का डर आ गया। उसी डर के कारण मेरे हार्ट पे ये इफेक्ट आया। मैं चाहता हूँ या तो आप लोग मेरी इच्छा को पूरी करें या फिर मेरे हार्ट को जो नेगेटिव इफेक्ट आया उसको ठीक करें। ये कहते जेवियर क्लियरली इस ऑफिसर को एक बहुत बड़ी धमकी दे रहा होता है, और इस टाइम पर जेवियर के चेहरे के ऊपर काफी इविल एक्सप्रेशन होता है। ये ऑफिसर भी उसकी तरफ देख रहा होता है। उसने क्या सोचा, लगता है ये बंदा कितना अजीब सा लग रहा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन कितने अजीब से है, देखने से लग रहा है जैसे कोई सांप है जो किसी भी टाइम पर मुझे ढस लेगा, और अभी केवल मुझे डसने का एक बहाना ढूंढ रहा है। ये केवल एक ह्यूमन है और मेरे पास में हेवनली आईज है, मैं इसकी वजह चेक कर सकता हूँ कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। शायद से इसको मेरी पिस पावर के बारे में पता नहीं है, इसी वजह से मेरे सामने कुछ भी बोल जा रहा है। ये कहते हुए घबराल अपनी हेवनली आईज का यूज करता है, लेकिन उसे दिखाई देता है जेवियर का मन पूरी तरह साफ है। उसके पीछे से एक होलो लाइट आ रही होती है, जिसका मतलब यह है उसने किसी भी तरह के गलत इरादे नहीं है। ये बात इस ऑफिसर को भी चौंका देती है, क्योंकि जेवियर के चेहरे के ऊपर इविल एक्सप्रेशन है, लेकिन अंदर से वो एकदम प्योर है। ये चीज कैसे हो रही है? आमतौर पर इसका उल्टा होता है, लोग बाहर से प्योर होते हैं और अंदर से इविल। इसी के साथ ही ये ऑफिसर एक अलग ही कंफ्यूजन में चला जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। जेवियर के प्योर फेस को देखकर उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर इविल फेस को देखकर उसको एडजस्ट के लिए मना कर देना चाहिए।
यहाँ पे घबराल के तो पता है कि जीवन जरूर से साथ में कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वरना इससे कंफ्यूजन उस सामने क्रिएट हो ही नहीं सकती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम फ्रंटियर मेंशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर लियोन अपने रूम के अंदर लेटा हुआ है, उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब है। तभी गेट के ऊपर कोई नॉक करता है। लियोन कहता है हाँ अंदर आ जाओ। ये एमिली है जिसकी गाल के ऊपर हल्की सी चोट लगी हुई है, एक बैंडेज लगी हुई है। वो अंदर आते हुए बोलने लगती है मुझे माफ कर दीजिए, इस टाइम पर आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, आपको आराम करना चाहिए। लियोन उठते बोलता है नहीं कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ। एमिली बताती है कि उसके पास में एक इनविटेशन कार्ड है, वो जल्दी किसी से शादी करने वाली है। ये सुनकर लियोन उस इनविटेशन कार्ड को ले लेता है। एमिली आगे बताती है कि वो एक और क्यों का शादी करने वाली है, वही और जिसके साथ में काफी लंबे टाइम से लगी हुई थी। लियोन जब इस कार्ड खोलता है तो एक कार्ड थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है। इसके अंदर लियोन की तस्वीर बनी हुई है। एमिली आगे बोलती है ये कार्ड स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि स्पेशली मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और यहाँ पर हमारी सिटी के अंदर आप ही की वजह से आए। तो यानी कि इसका मतलब मैं क्यूगा से आप ही की वजह से मिल पाई, सब कुछ आपकी वजह से हो पा रहा है, हम भी ज्यादा खुश है केवल आपकी वजह से। ये सुनते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मली एमिली की तरफ देख रहा होता है। एमिली कब ज्यादा खुश होती है इसके बारे में बताते हुए वो लगातार लियोन को थैंक यू बोल रही होती है, उसकी तारीफें कर रही होती है और उसे इंसिस्ट कर रही होती है कि वो किसी भी तरीके से उनकी शादी में जरूर से आए। एमिली को ज्यादा खुश देखकर लियोन भी किसी तरह से खुश होने की कोशिश करता है। वो हंसते बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी शादी में पूरी तरह से आने की कोशिश करूंगा, और मुझे सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम्हारी लाइफ के अंदर मेरे कारण कुछ चेंजेस आए और तुम काफी ज्यादा खुश हो। इसके बाद में एमिली अपने नॉर्मल काम में लग जाती है। वो पास से बिस्तर के ऊपर से एक ब्लैंकेट उठाती है, उसे लेके जाते हुए बोलने लगती है मुझे लगता है काफी गंदा हो चुका है, इसकी जगह में दूसरा लाके देना चाहिए। तभी लियोन भी उठते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल इसे लेके चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गेट खोल देता हूँ। लियोन यहाँ पर इससे कुछ करके कुछ छोटी मोटी चीजें करना चाहता है, क्योंकि वो केवल यही कर सकता है। उसको पता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एमिली उसे आराम करने के लिए कहती है। लियोन कहता है नहीं ये सब कुछ मुझे करने दो, मैं केवल यही कर पा रहा हूँ। इसके बाद में एमिली जब उस रूम से बाहर निकल जाती है तब लियोन दोबारा से उसकी तरफ हंसते हुए देखता है और उसे कहने लगता है तुम्हारी शादी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारी मैरिज लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कहते लियोन उस गेट को बंद कर देता है और एमिली वहां से चली जाती है। और अब इसी के साथ में लियोन का डिप्रेशन मोड वापस से एक्टिवेट हो चुका है। वो जमीन पे गिर जाता है और सोचने लगता है मुझे नहीं लगता अब इसके आगे मैं कुछ भी कर पाऊंगा, किसी के लिए भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को ना खुश ही कर सकता हूँ और ना ही कुछ और। यहाँ पर इस जगह पर मेरा टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। इसी समय लियोन को दोबारा से अपने कान की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे कह रहा होता है तुम दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो तुम या फिर जेवियर। ये आवाज ट्रुथ ऑफ ज्वेल की है। उसे सुनने के साथ में लियोन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, उसका हार्ट बुरी तरह जमने लगा है। अभी लियोन की हालत ऐसी हो रखी है जैसे उसको हार्ट अटैक आ रहा हो, लेकिन उससे उसकी जान नहीं निकल रही, ना ही मुंह से आवाज निकल रही है। वो बस लगातार इस दर्द को सहन करता जा रहा है। लियोन के लिए पूरी तरीके से दर्द पूरी तरह सहन नहीं हो चुका है। एक टाइम के अंदर सोचने लगता है एक मिनट मेरे पास में एक आइडिया है। जब ये मुझसे कह रहा है कि हम दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, तो इसके अंदर मेरे को इतना सोचने की क्या जरूरत है, मेरे को खुद तो खत्म कर लेना चाहिए। अगर मैं नहीं रहूंगा तो एक ही रहेगा और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर दिक्कत की बात यही तो है, यहाँ पर दो प्रोटैगनिस्ट है, दो हीरो, मैं एक एक्स्ट्रा हूँ, तो मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो सब ठीक हो जाने वाला है, शायद से मैं एकदम सही सोच रहा हूँ। इसी समय लियोन को जोर सिस्टम की आवाज आती है। वो उससे कहता है नहीं तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुम्हारी इस विश को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते हो। अगर तुम मर जाते हो तो सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा कि होना चाहिए था, और जैसा सब कुछ होना चाहिए था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनते हुए धीरे धीरे करके लियोन की लाइफ फोर्स जैसे खत्म होने लगी है। वो सिस्टम विंडो से गायब होने लगती है। लियोन की खुद की बॉडी के अंदर जैसे पिक्सल की फॉर्म में एनर्जी निकल रही होती है, जैसे वो मरने वाला है। और ये मरना बिल्कुल इस तरीके से है जैसे वो कभी इस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो लगातार अपने उसके बारे में सोच रहा होता है और साथ में इसी तरीके से अपनी मौत को एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ से हम दूसरी तरफ इस मॉन्स्टर को देखते हैं। ये वही पानी का मॉन्स्टर है जिसे कुछ टाइम पहले लियोन ने मारा था, ये वापस से एक्टिव हो चुका है। और इसी वजह से किंग बहुत ज्यादा परेशान है। इसके सामने पूरा समुद्र है और समुद्र के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स है। इसको डर सता रहा है कि किसी भी टाइम पर ये मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। और इस तरीके से फर्स्ट चीज जो कि लियोन ने किसी दूसरी सिटी के लिए की थी वो पूरी तरह रीसेट हो चुकी है, वापस से मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी सिटी की तरफ। ये वो सिटी है जो कि पहाड़ों के ऊपर बनी हुई थी। यहाँ पर लियोन ने पहाड़ को रोकने का काम किया था कुछ प्लस के सिंबल लगाकर, और यहाँ पर भी सब कुछ रीसेट होना शुरू हो चुका है। ये प्लस के सिंबल टूटने लगे हैं और उसके टूटने के साथ में धीरे करके ये पहाड़ वापस से ढहना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिटी पूरी तरह ढह सकती है एक टाइम के बाद में। इसके बाद हम अस्फान सिटी के किंग अस्फान को देखते हैं। वो भी इस टाइम पर काफी ज्यादा घबराया हुआ है। इसको अभी हाल ही में खबर मिली है कि किसी ने इसकी सिटी के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर दिया है। अपने सेनापति से पूछने लगता है कि किसकी हिम्मत हो यहाँ पर अटैक करने के लिए आने की। सेनापति बोलने लगता है वो इन्फीडियल्स है, उनका कहना है कि वो इंसानों के गॉड है और यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आए। उनको हमसे वो सब कुछ चाहिए जो कि उनका होना चाहिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ऐसा क्या है जो कि हमने उनसे छीना है, लेकिन यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर ये चीज समझ में आ रही है कि वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज है और किसी भी तरीके से हमसे बदला लेना चाहते हैं। हमको खत्म कर देना ही उनका मेन लक्ष्य है। और इसी घटना के साथ में अस्फान सिटी भी अब रीसेट हो चुकी है। अस्फान सिटी के अंदर लियोन ने यही किया था। जहाँ पर जो आक्रांताएं थे, कुछ लोग थे जो कि जल्दी ही अस्फान सिटी के ऊपर अटैक करने वाले थे, क्योंकि उनको पानी कमी पड़ रही थी, उस अटैक को रोका था
और अब दोबारा से किसी और कारण से अस्वन सिटी पे अटैक होने वाला है। इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं। यहाँ पर जंगल के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिस जैसे वो छोटे मॉन्स्टर यहाँ से भागने के कगार पे आ चुके हैं, उनकी हेल्थ खराब हो चुकी है। इन बड़े मॉन्स्टर्स के ऊपर एल्व्स किसी तरीके से अटैक करके उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े मॉन्स्टर्स काफी सारे हैं, एल्व्स की कंट्रोल में नहीं आ रहे। वो सबके सब अटैक करते कहने लगते हैं अचानक से ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मॉन्स्टर सेना अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकती है। जंगल के अंदर कभी भी इस तरह का मॉन्स्टर अटैक दिखाई नहीं दिया है। एक दूसरी एल्फ बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा है, हम इनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद ही हम पर भी अटैक कर सकते हैं, और अगर ऐसे आगे बढ़ते रहे तो कुछ टाइम बाद में हमारे पूरे जंगल के अंदर एक भी नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बचेगा जिन पर हम अटैक कर पाए। इन बड़े मॉन्स्टर डर के कारण सारे छोटे मॉन्स्टर से भाग जाएंगे, और फिर बड़े मॉन्स्टर तो यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं, और इस तरीके से हमारा जंगल वापस से खाली हो जाने वाला है। हमारे पास वापस से वही सारी दिक्कतें आ जाएगी जो कि पहले थी। इसके बाद सबसे एंड में हम मैग्नेटो सिटी का सीन देखते हैं। मैग्नेटो सिटी के अंदर भी काम काफी ज्यादा खराब होने लगा है। मैग्नेटो सिटी क्वीन के पास में खबर आई है कि जल्दी मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकती है, और इसके अलावा ये खबर भी आई है कि मॉन्स्टर्स जो कि मैग्नेटो सिटी के अंदर रहते हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। क्वीन को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो कोई गीगा टाइटन हो सकता है जो कि दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ अस्वान किंग कर रहा है जिसने पहले भी ये सब कुछ किया था। लेकिन ये दोनों कारण पूरी तरह प्रेडिक्शंस है, इन सभी के साथ दोस्ती हो चुकी है, तो ये दोबारा से ऐसा क्यों करेंगे। क्वीन के सामने ये दिक्कत होती है, वो सोचती रह जाती है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इस सब कारण क्या है, और इससे बड़ी दिक्कत यह है इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इसका सोल्यूशन इनमें से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो सोल्यूशन बनाता है वो तुम्हारा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब है, और अब बिना लियोन के यहाँ पर सर्वाइव कर पाना, किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम से खुद को बचा पाना इनके बस की नहीं रहा है। इसी समय एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जो कि जीवियर इस टाइम पर एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये असल में लियोन का वो बोन ड्रैगन है। इस बोन ड्रैगन के पास में जीवियर है, और साथ में एक बड़ी सी पोटली भी। इस बड़ी सी पोटली को लेकर ये मैग्नेटो सिटी पहुंचता है, और सीधे से मैग्नेटो मेंशन के पास से पटक देता है, और फिर जीवियर को क्वीन एरिका से मिलने की परमिशन मिलती है। क्वीन के पास से पहुंचने के बाद में जीवियर पहले तो पूरी रेस्पेक्ट के साथ बात करता है, पूरी रेस्पेक्ट से उसे ग्रीट करता है। वैसे क्वीन एरिका इस टाइम पर थोड़े से बुरे मूड में होती है, क्योंकि लियोन ने पहले कौशल हरकतें कर रखी है। उसने उस ड्रैगन को बताया कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, और इसी वजह से क्वीन एरिका थोड़ी सी परेशान है, काफी गुस्से में कि लियोन इस तरह झूठ कैसे बोल सकता है, और लियोन की वजह से इसको भी झूठ बोलना पड़ा। इसी बात को गुस्सा जीवियर के ऊपर उतारती है। थोड़ा सा रूड होते हुए उसे कहने लगती है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जीवियर कहता है माफी मांगने के लिए, और इसके अलावा हमें कुछ मदद भी चाहिए। क्वीन एरिका को इसकी तो उम्मीद नहीं थी, माफी तो वो एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन मदद वो भी जीवियर की तरफ से। जीवियर इस तरह मदद मांगने के लिए आया है बिना लियोन के, ये बहुत ज्यादा अजीब सा है। वो उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। जीवियर उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है, ऐसे आंखों से बताने की कोशिश कर रहा होता है कि सच में उसको मदद चाहिए, उसको काफी ज्यादा नीड है, और वो काफी लाचार हो चुका है। और अब इसी के साथ में क्वीन एरिका धीरे धीरे करके जीवियर की बात में आने लगती है। वो उससे पूछती है बताओ तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। इसके बाद जीवियर इसके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखता है। असल में अभी तक वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ उसे गेम का एक पार्ट है। असली रिक्वेस्ट तो वो बाद में मांगने वाला है, असली रिक्वेस्ट तो उसको मांगनी पड़ेगी नहीं, कुछ और गेम है उसका। वो उससे कहता है असल में हमारी सिटी के अंदर कुछ वर्कर्स है जिनसे उनका काम छीनने वाला है, क्योंकि हमारी सिटी के अंदर काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सरिये बनाती है। हम उनको सरिये बनाने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन हाल ही में हमें सरियों की जरूरत काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कम हो चुका है। इसी वजह से कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है वो कंपनियां पूरी तरह बंद हो जाए। इसलिए वो कंपनियां चाहती है कि वो बाहर के साथ व्यापार कर सके, दूसरी सिटीज के लोग उनसे सरिये खरीदे। तो हम चाहते हैं आप उन कंपनियों को अडॉप्ट करें और उनके साथ में कुछ भी तरह की डील करने की कोशिश करें। जेवियर की बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, और क्वीन एरिका इसकी वजह से ध्यान भी नहीं देती। वो सोचने लगती है ये क्या बकवास है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर आया है। वैसे मैं बिल्कुल भी मदद करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लियोन से बदला लेना है। उसने जिस तरीके से उस ड्रैगन के सामने मेरे लिए झूठ बोला था वो तो बिल्कुल गलत था, और मैं शायद से इस तरीके से उससे बदला ले सकती हूँ। ये एक अच्छा मौका हो सकता है। क्वीन एरिका इतना सोच रही होती है, इस समय उसे उस जगह पर एक बहुत लाइट दिखाई देती है। आसमान से कोई चीज है जो कि उस तरफ आ रही है, और साथ में एक सुनहरी सी आवाज सुनाई देने लगती है, और सबके सब सामने तो जो चीज उस जगह पर आ रही होती है उसे देखकर पूरी चौंक जाता है। असल में ये एंजल है जो कि उड़ते हुए इस जगह पहुंचता है। ये रफेल है, इसने पूरी तरीके से अपने पंख खोल रखे हैं। इसके सर के ऊपर इसको चमकता हुआ होलो साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस सभा के जितने भी लोग होते हैं वो जैसे ही अपने सामने रफेल को देखते हैं उन सभी का मुंह खुला खुला रह जाता है। लियोन से अलग उसे देखकर काफी चिढ़ता नहीं है, बल्कि उसको देखकर काफी ज्यादा खुश जाते हैं सारे लोग। क्वीन एरिका ने भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर पहली बार एंजल को देखा है, लेकिन उसे देखने के बाद तुरंत ही पहचान जाती है कि असल में ये एक एंजल है। ये एंजल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। रफेल बोलने लगता है मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ, मुझे इस जगह पर एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया गया है, मतलब भेजा गया है, बहुत जरूरी काम के लिए भेजा गया है। मैडम मतलब मैग्नेटो सिटी की क्वीन मतलब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वीन एरिका फ्रंटियरा सिटी के राजकुमार लियोन फ्रंटियरा को अपना आई ऑफ समर दे दें। जैसे ही रफेल क्वीन एरिका के सामने इस मांग को रखता है, तुरंत उसकी बॉडी समझे से कुछ चीज होने लगती है, कोई चीज उसको ऊपर तक खींचने लगती है, और इसी के साथ में एक ही झटके में वहां से गायब हो जाता है। सभी सब देखते रह जाते हैं कि एक सेकंड पहले एक एंजल के सामने खड़ा हुआ था, और अगले सेकंड एंजल वहां से गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने इस बात को एकदम ध्यान सुन लिया है। क्वीन एरिका इस टाइम पर काफी चौंकी हुई होती है, और इसके अलावा काफी ज्यादा गुस्से में भी। वो सोच
सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से एक एंजल इस जगह पर आया, इस तरह की मांग रखा और उसने क्या लियोन फ्रंटियर का नाम क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं, कि सबके अंदर कोई चाल है, कल लियोन फ्रंटियर में से कोई गेम खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, अगर सच में ये कोई गेम हुआ तो उसके हाथ में कब तक गलत होने वाला है। इसके बाद जीवियर भी चलाना शुरू कर देती है, वो कहने लगती है जीवियर ये भला किस तरह की हरकत है, ये किस तरह का मजाक है, इस तरह के मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीवियर इस टाइम बिल्कुल घबराया हुआ होता है, वैसे दिखाने लगता है कि इसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ किस तरह से हुआ है, उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं। वो खुद ही घबराते बोलता है यही मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक एंजल इस जगह पर आया, मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसी समय ये गेम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। जीवियर के बाद पता है उसे खुद से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने आप ही इस बात को अपने लक्ष्य पर लेकर चले जाएंगे। क्वीन एरिका के बगल में जो मंत्री खड़ा होता है वो कहने लगता है मुझे लगता है हमें इस एंजल की बात को मानना चाहिए, आपने सुना इसने क्या कहा था कि लियोन को आई ऑफ समर दे दी जाए, एंजल की बात को हम टाल नहीं सकते हैं, जरूर से कुछ और भी कहना चाहता होगा लेकिन वो ऐसे जा चुका है, उसके बात को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसानी से भी कैसे हो सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस बात के पूरे खिलाफ में होते हैं। वो कहने लगता है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस लड़के के पास में पहले ही हार्ट ऑफ विंटर है और अब हम उसको आई ऑफ समर भी दे दें, इस तरीके से तो हमारी दोनों नायब चीजें उसके चली जाएगी, हमारे पास में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई ऑफ समर की मदद से काफी कुछ किया जा सकता है और हम इस तरीके से अपने दो ताकतवर वेपन्स को एक ही बंदे को नहीं दे सकते। एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई ऑफ समर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी पावर के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसा हो सकता है वो लड़का लियोनी लालच में आ चुका हो, उसने खुद से एक फेक एंजल को इस जगह भेजा है। ये बंदा जो कि हमारे सामने था शायद से वो एंजल था ही नहीं, वो कोई नॉर्मल सा इंसान था जिसने किसी जादू टोने का यूज करके वो इस जगह पर आया है ऐसे चमकते हुए। इसी समय एक दूसरा ऑफिसर जो कि लियोन के सपोर्ट में है वो यहाँ पर कहने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे सकता है, क्या तुमने उस बंदे के पंख नहीं देखे थे, उसके सर के ऊपर वो होलो नहीं देखा था, उसकी बॉडी की तरफ जो लाइट निकल रही थी क्या उस लाइट को नहीं देखा था, इस तरह की लाइट किसी और जीव के अंदर से निकल ही नहीं सकती, वो केवल एंजल ही हो सकता है। उसके यहाँ पर आने के साथ में ये जीव कितनी पवित्र हो गई, कितनी अजीब एनर्जी थी उसके अंदर, उसके साथ में ये चीज प्रूफ हो जाती है वो एक एंजल है, इसके ऊपर तुम सवाल नहीं उठा सकते। एक दूसरा बंदा बोलता है ऐसा हो सकता है वो एक एंजल हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें बिल्कुल भी अपने आई ऑफ समर को लियोन फ्रंटियर को देने की जरूरत नहीं है, शायद से वो पूरी तरह झूठ बोल रहा था, उसको हमें किसी तरह से सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह बकवास कर रहा है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने आज से पहले कोई बुक नहीं पढ़ी है, बुक्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है एंजल कभी भी झूठ नहीं बोलते, उसने अगर कुछ कहा है तो उसकी बात को मानना पड़ेगा और उसकी बात को सीरियसली भी लेना पड़ेगा, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इस सभा के जितने भी लोग होते हैं उन सभी के दो गुट बन जाते हैं, कुछ लोग एंजल की बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं। क्वीन एरिका आराम से बैठकर इन सभी की इन सारी बातों को सुन रही होती है। वैसे फिलहाल जीवर भी सेम ऐसा ही कर रहा है, वो बस यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि क्वीन एरिका किस तरह का डिसीजन लेती है, वो एंजल की बात को मानेगी या फिर नहीं मानेगी। जीवर कुछ भी खुद से नहीं कह रहा है, उसको इस बात का पूरी तरह से पता है अगर उसने यहाँ पर खुद से कुछ भी कहने की कोशिश की तो ऐसा समझा सकता है कि जीवर सच में इस सबके अंदर शामिल है। अभी जीवर जितना हो सके उतना सीन से बाहर रहने की कोशिश करता है, केवल इस सीन को होते हुए देखता रहता है। यहाँ से अब हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। जीवर इस टाइम पर इस ऑफिसर घबराल के सामने खड़ा हुआ है, घबराल उससे कहने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम जो रिक्वेस्ट हमारे सामने रख रहे हो इसके कारण इसे एंजल को वहां पर सबके सामने जाकर झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन एंजल किसी भी हालत में झूठ नहीं बोल सकते। जीवर कहता है एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए आपको किसी भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा बस उतना कह दीजिए, इसमें झूठ क्या है, आपको बस उस सभा के जितने भी लोग होंगे उन सभी के सामने इतनी सी बात कह देनी है कि लियोन को आपकी उस आई ऑफ समर की जरूरत है, लियोन को आई ऑफ समर दी जाए। और ये बात तो पूरी तरह सच है कि उनको आई ऑफ समर की जरूरत है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कर्स फैल रहा है। वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि उनको जरूरत क्यों है, बस ये बता देना कि आई ऑफ समर लियोन को दे दिया जाए, इतना कहने के बाद वहां से चले जाएं। अब बताइए इसके अंदर झूठ क्या है। जीवियर की ये बात काफी तक ठीक भी होती है, ऑफिसर बात को लगातार सुनता रहता है और फिर एंड में उसको एक्सेप्ट करने के अलावा उसको तो कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। और अब इसी के साथ में ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। इस तरह से जीवियर ने इस एंजल के सामने अपनी रिक्वेस्ट करी और उसे मजबूर कर दिया उसकी बात को मानने के लिए। यहाँ से हम दोबारा से मैग्नेटो मेंशन सीन देखते हैं। इस सभा के अंदर अभी भी लड़ाई जारी है, लोग लगातार बातें कर रहे होते हैं कि एंजल की बात को मानना है या फिर एंजल की बात को नहीं मान रहा है, एक दूसरे की बात को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। इतनी सी बात सुनकर ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक गुट में वो लोग हैं जो कि सारे एंजल को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लियोन को सच में आई ऑफ समर दे देना चाहिए क्योंकि ये बात एंजल ने कही है और अगर एंजल कुछ कह रहा है तो बिना सवाल उठाए उस बात को एक्सेप्ट कर लो। इसके अलावा दूसरे गुट के अंदर वो लोग होते हैं जो कि इस बात के पूरे खिलाफ होते हैं, वो ये बात कह रहे होते हैं कि एंजल चाहे कुछ भी कहे, हो सकता है ये एंजल ही ना हो, और अगर एंजल है भी तो भी हमारा डिसीजन हम खुद लेंगे। पहले लियोन के पास में वो विंटर हार्ट है और अब उसे आई ऑफ समर भी दे दिया जाए, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एक के बंदे के पास में इस तरह दो चीजें होना हमारे खुद के किंगडम के लिए कब से नुकसानदायक हो सकता है। क्वीन एरिका की तरफ से इस टाइम तक कुछ जवाब आता नहीं है, वो इन दोनों गुटों की बातों को सुन रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीवीआर भी इस टाइम पूरी तरह शांत है, वो भी कुछ भी राइट करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि अभी एंजल जो कुछ बोल के गया उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, वो खुद भी बहुत सरप्राइज है। इसके बाद में जीवीआर को लेकर एक अलग रूम में आती है और फिर से कहने लगती है बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है। जीवीआर मैं तुमसे होनेस्टी की उम्मीद कर सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है अब तुम मुझसे जो कुछ भी कहोगे वो सब कुछ एकदम सही से होगा।
यहाँ पर इस टाइम पर इस रूम के अंदर क्वीन एरिका और जेवियर के अलावा कुछ भी नहीं है। जेवियर इस टाइम पर नीचे की तरफ बैठा हुआ है और क्वीन एरिका अपने तख्त पे बैठी हुई है। वो जेवियर से कहती है, बताओ क्या सच में इस सब के पीछे लियोन का हाथ है? ये सब कुछ लियोन की चाल है ना? जेवियर हाँ में सिर हिला देता है और जेवियर के इतना करने के साथ में क्वीन एरिका की एकदम शांत हो जाती है। वो समझ जाती है इस सब के पीछे एंजल नहीं है और अगर लियोन है तो इसका मतलब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, सब कुछ वापस नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। वो जेवियर से बोलती है, वैसे मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है तुम अब मुझसे जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ अब पूरी तरह सच है। वैसे ये बताओ तुम पहले झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुम सीधे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते थे। जेवियर कहता है, नहीं डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती थी। वो तो आपको एंजल आके ये बात कह रहा है कि आई ऑफ समर दे दिया जाए, तब जाकर भी आपके सभा के दो गुट बन गए और आपको इतना सोचना पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट आके मांग लेता तब तो बिल्कुल भी आप बात सुनते ही नहीं। और इसके अलावा मुझे ये बात बताया, मैं आपके सामने अगर किसी भी तरह की एक्टिंग करूंगा तो एक्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कितनी तेज है, आप आसानी से किसी भी एक्टिंग को पहचान सकती है। इसी वजह से स्टार्टिंग में बस ये नाटक खेला, मुझे पता था आप आसानी से समझ जाएंगी। क्वीन एरिका बोलती है, तुम्हारे ऊपर लियोन का असर होने लगा है, अब तुम भी बातों के अंदर जबरदस्ती का फ्लड घुसेड़ने लगे हो, जहाँ पर तुम मेरी तारीफ भी कर रहे हो और साथ में एक हल्की सी इंसल्ट भी। तुमने अपने द्वारा की गई एक गलत हरकत को एक तारीफ के फॉर्म में लेके आ गए हो, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की संतुष्टि है कि तुम वो सारी हरकतें नहीं कर रहे जो कि लियोन क्या करता था। उसकी हरकतें तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाती थी। जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल, उस लेवल तक अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। उस लेवल तक गिरने के लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने आप को कभी भी इस तरह की हरकतें करने के लिए मना ही नहीं सकता। क्वीन एरिका बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कभी कभार जब अपना मुंह बनाकर वो एकदम अलग ढंग से देखता है तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है और उसको उस तरह देखने के बाद में पूरा मूड एकदम अनोइंग सा हो जाता है। वो आंखें में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कितने क्वीन एरिका हल्की सी उदास भी जाती है। उसके चेहरे को देखकर स्वागत चल रहा है, उसको इस सबसे दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी वो इस दिक्कत को फेस करना चाहती है। लियोन का इस तरीके से उसको देखना उसको बेकार भी लगता है और साथ में अच्छा भी, वो सबको मिस कर रही है। तभी जेवियर के बोलता है, ये सारा प्लान मास्टर लियोन का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एंजल जो के सामने आया था वो एकदम सच का एंजल था, एक असली एंजल। एरिका बोलती है, वो तो उसको देख के लग ही रहा था, मैं उसको देखते पहचान चुकी थी कि वो सच में एक एंजल है। जेवियर कहता है, क्या सच में आपको एहसास हो चुका था? वैसे मेरा एक और सवाल है, क्या आपके मन के अंदर किस तरह की कंफ्यूजन वगैरह नहीं है कि हम किस तरीके से एक एंजल को यहाँ पे लेके आ गए? मुझे लगता है किसी ह्यूमन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि हमने अपनी प्लानिंग करने के लिए एक एंजल को बुला लिया। एरिका बोलती है, वैसे किसी नॉर्मल ह्यूमन से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, एंजल को कोई भी नहीं बुला सकता, लेकिन लियोन की बात अलग है। अगर उसने एंजल को बुलाया तो इस बात से मैं बिल्कुल चौंकती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने एक ड्रैगन को अपने पास में रखा हुआ है, एक ड्रैगन को गुलाम बना रखा है और एक ड्रैगन एक टीचर के पास में पढ़ रहा है। इस तरीके से तुम्हारी सिटी के अंदर 3 बहुत ताकतवर ड्रैगन्स है जिनकी पावर इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और जिस इंसान ने इन तीनों का साइंस टैकल कर रखा हो वो तो एक अलग ही लेवल पर है। अगर वो एंजल को लेके आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं उसको देखकर बिल्कुल भी चौंकूंगी नहीं। वैसे अब सीधे मेन पॉइंट पे आता है, मुझे ये बताओ तुम्हें आई ऑफ समर चाहिए क्यों? ये सुनकर जेवियर एकदम सीरियस होकर बोलता है, मास्टर लियोन के लिए कुछ टाइम के अंदर उनकी मौत होने वाली है। ये सुनकर एरिका भी बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम फ्रंटियर मेंशन सीन देखते हैं। फ्रंटियर मेंशन के अंदर लियोन के रूम के बाहर 2 लेडीज खड़ी हुई है, एक लियोन की मदर है और साथ में दूसरी है एमिली, जिसके हाथ में कुछ खाना है। वो गेट पे नॉक करते बोलने लगती है, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। ये सुनकर भी लियोन गेट नहीं खोलता, अंदर से आवाज आती है, खाने को वहीं पर छोड़ दो और फिर तुम चले जाओ। लेकिन क्योंकि एमिली और लियोन की मदर दोनों ने लियोन को काफी लंबे टाइम से देखा नहीं था, इसलिए उसकी चिंता कर रहे थे और केवल एक बहाना ढूंढ रहे थे रूम के अंदर एंटर करने का। इसलिए दोबारा से कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं, वो मुझे ये प्लेटें वापस चाहिए थी, मेरे को इन प्लेटों को लेने के लिए वापस आना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं लेके चली जाऊंगी। अंदर से दोबारा से लियोन की आवाज आती है। वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन प्लेटों को मैं तुम्हें साफ करके दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए उस खाने को वहां पे रखो और वहां से चली जाओ। इसके बाद में एमिली और लियोन की मदर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर खाने को वहीं पर रखकर एमिली बोलने लगती है, ठीक है मैं खाने को यहाँ बाहर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप तुरंत मुझे बुला लेना। अंदर से लियोन की आवाज आती है, हाँ ठीक है तुम लोग चले जाओ। इसके साथ में ये दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर तक खाना ऐसे ही वहीं पड़ा रहता है और फिर कुछ देर बाद में हल्का सा गेट खुलता है। रूम के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, रूम के अंदर एकदम अंधेरा है। वो खाने को अंदर लेके चला जाता है। ये लियोन है। वैसे रूम के अंदर इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी तरीके से काफी सारी थालियां पड़ी हुई है और इन सभी के अंदर खाना है। इसका मतलब यह है लियोन ने काफी लंबे टाइम से बिल्कुल भी खाना खाया नहीं है। वो इस खाने को अंदर ले लेता है लेकिन बिल्कुल भी खाता नहीं है। और अब इससे समझ में आ रहा है कि अमरीसा क्यों कह रही थी कि उसे थाली वापस चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार इसको कभी भी थाली वापस मिली ही नहीं है। लियोन थाली को अंदर लेता है और थाली भरी की भरी वैसे रखी रह जाती है। वैसे बात हंसने की है नहीं, लियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और लगातार खराब होती जा रही है। लियोन अपनी हालत को जबरदस्ती शायद से खुद से खराब किया जा रहा है, कुछ खा नहीं रहा, हालत कैसे ठीक होगी। यहाँ से अब हम दोबारा से मैग्नेटो सिटी का सीन देखते हैं। जेवियर यहाँ पर एक ही करके क्वीन एरिका को कुछ बता रहा है। एरिका बोलती है, क्या सच में इतना सब कुछ हो रहा है? जेवियर कहता है, हाँ बिल्कुल, हालत इससे भी कई ज्यादा खराब है और भी ज्यादा खराब होने वाला है। इसको फेनोमेना ऑफ फेट कहते हैं। इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो कुछ भी होने वाला है वो होना ही चाहिए। हमारी नियति पहले लिखी जा चुकी है कि अपनी लाइफ के अंदर किस तरह डिसीजन लेंगे, उन डिसीजन का क्या परिणाम होगा और वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरीके से इन परिणामों को बदला जाता है तो नीति दोबारा से अपने आप को अपनी असली जगह पर लाने की कोशिश करती है। मास्टर लियो ने कई बार ऐसा ही किया है। उन्होंने हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए नीति को कई बार बदला है और अब वो नीति दोबारा से अपनी असली जगह पर आने की कोशिश कर रही है। हमने इसके बारे में ड्रैगन किंग वेरकाइज और उसके फादर ट्राइनस दोनों से बात किया है।
टायनस बहुत ज्यादा ताकतवर है और वेरकाइस ड्रैगन का किंग है। इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। इनकी नॉलेज के हिसाब से मुझे ये पता चला हमें जरूरत पड़ेगी ट्रूथ ऑफ ज्वेल की। हमने ट्रूथ ऑफ ज्वेल किस तरह से रेडी किया और फिर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। ट्रूथ ऑफ ज्वेल रेडी करने से पहले हमारे पास एक मंजिल थी कि हमें क्या करना है, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। मास्टर लियोन साथ में क्या हो रहा है वो पूरी समझ में नहीं आ रहा। बस हमें एक चीज समझ में आ रही है कि शायद से आई ऑफ समर इस सब को ठीक कर सकती है, क्योंकि जब तक मास्टर लियोन ठीक नहीं होंगे तब तक और कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। इसी टाइम पर क्वीन एरिका अपनी अलग ही सोच में खोरी होती है। वो सोचने लगती है यानी इसका मतलब मॉन्स्टर्स का इतना सारा अटैक करना, इधर से उधर मॉन्स्टर्स की मूवमेंट, अस्वान सिटी के अंदर अटैक, और इसके अलावा आसपास जो भी छोटी मोटी खबर आ रही है वो सब कुछ इसी वजह से है। नियति दोबारा सब कुछ अपने असल जगह पर लाने की कोशिश कर रही है। ये सारे वो काम है जो कि लियोन ने किए थे। लियोन ने इन सभी को ठीक किया था और अब दोबारा से काम बिगड़ने लगे। इस तरीके से देखा जाए तो लियोन ने मैग्नेटो सिटी के लिए भी काफी कुछ किया है। उसने एक बार मेरी जान भी बचाई है। जब सब कुछ वापस से रिवर्ट हो रहा है तो क्या ये चीज भी दोबारा से रिवर्ट होने वाली है? यही सोचते हुए क्वीन एरिका अपने लिए, अपनी पूरी सिटी के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। इसके बाद में सीन दोबारा से फ्रंटियर मेंशन तो जाता है। लियोन अपने रूम के अंदर अपनी डिप्रेशन वाली हालत के अंदर बैठा हुआ है। उसके सारे मॉन्स्टर्स उसके आसपास में है जो किसी तरीके से उसको थोड़ा बहुत होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझा रहे हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लियोन का सबसे पहला मॉन्स्टर यानी कि प्रोडोंग लियोन के गले लग जाता है और इसी टाइम पर उसे स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके अंदर लियोन के मदर और फादर दोनों की फोटो शो हो रही है। और इस तरीके से इस पिक्चर का शो होना एक संकेत की तरह है। और इसी के साथ में सारे मॉन्स्टर्स जो कि इस जगह मौजूद होते हैं वो लियोन के साथ में कोई छेड़ करने की कोशिश करते हैं। वो रूम की गेट खोलकर लियोन को लगातार बोलने लगते हैं कि उनको वॉक पे जाना है, किसी अच्छी जगह घूमने के लिए। लियोन को मना करने की कोशिश करता है कि नहीं अभी नहीं, अब उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उस सारे मॉन्स्टर्स बिल्कुल मानते नहीं है। किसी तरीके से उसे लगातार जिद करते ही रहते हैं और फिर इस तरीके से काफी जिद करने के बाद में लियोन को एंड में मानना ही पड़ता है। इन सारे मॉन्स्टर्स को आगे बढ़ने की परमिशन मिलती है। लियोन के पीछे पीछे आगे तो बढ़ रहा होता है। ऐसे आगे बढ़ते हुए ये ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ये वो फ्लोर है जहाँ पर काउंट और काउंटर्स का रूम है। ये सारे मॉन्स्टर्स लियोन को अपने साथ में लेकर उसको उसके मदर और फादर के पास में लेके जा रहे हैं। जिन लियोन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। शायद से उसको दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। वो इन मॉन्स्टर्स से बोलने लगता है तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? अभी तुम्हें वॉक पे जाना था तो तुम्हें गार्डन की तरफ जाना चाहिए, ना कि और ऊपर। इसी समय लियोन को अपने कानों के अंदर कुछ आवाज सुनने लगती है। कोई किसी से कह रहा होता है उसने कहा था कि उसको बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और कुछ टाइम के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये आवाज लियोन के मदर और फादर की है। दोनों पास कुछ बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर लियोन किस तरीके से अपने कानों की पावर कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम करता नहीं है। वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है और किसी भी तरीके से अपने कानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी सारी आवाजें लगातार सुनाई देगी ही। इन आवाजों में लियोन की मदर आगे बोल रही होती है उसने मुझसे कहा था कि वो आराम कर रहा है, लेकिन असल में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और हालत खराब होती जा रही है। जीवन ने मुझसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि वो झूठ बोलने में कितना ज्यादा फिसड्डी है। वो झूठ बोलता है और उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। सेम इसी तरह का झूठ उसने पिछली बार बोला था। जब पिछली बार वो हमसे झूठ बोल रहा था उस टाइम मैं समझ चुकी थी कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके सामने ही उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो काफी शिद्दत से कोशिश कर रहा था। और साथ में मुझे ये भी लग रहा था कि अभी उसे झूठा प्रूफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। असल में लियोन के मदर फादर इस टाइम पर उस समय की बात कर रहे हैं जब वो जेवियर सवाल कर रहे थे कि असल में ये लियोन है या फिर कोई और तब लियोन ने कहानी बना दी थी कि जो लियोन है उसके सर पे चोट लग गई थी, इस वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसी वजह से उसे कुछ चीजें याद नहीं और ये असल में लियोन ही है। लियोन का फादर भी ये सब कुछ मार्बेला से कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता चल चुका था कि वो झूठ बोल रहा था, वरना इस तरह कहानी कौन बनाता है कि सर पे चोट लग गई, याददाश्त चली गई। लेकिन मैंने भी तब उसको झूठा प्रूफ करने की कोशिश नहीं की। मैं उस टाइम पर ये सोच रहा था कि अगर जेवियर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो यानी किसका मतलब वो बंदा कब शानदार होगा। अगर ये लियोन की जगह पर है और जेवियर को सपोर्ट कर रहा है मतलब इसमें हमारा कुछ फायदा है। हमें जबरदस्ती इस बात को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लियोन के बेस में ये जो कोई भी रुपया हमारे पास में है जेवियर ने उसको सपोर्ट किया है, मतलब हमें भी उसे सपोर्ट करना है। मार्बेला कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी उसको कहीं भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम ये बात पहले से जानते हैं कि वो असल में लियोन नहीं बल्कि कोई बेरूपिया है। यहाँ पे ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और लेकिन लियोन को तो सब कुछ पता चल चुका है। इस टाइम पर लियोन की जैसे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, उसका हार्ट और भी तेज धक धक करने लगता है। हार्ट में दर्द होना शुरू हो चुका है, लेकिन लियोन का ये दर्द अभी केवल कुछ सेकंड का ही होता है। वो दोबारा से आगे कुछ बात करने लगता है। मार्बेला बोलती है हो सकता है अभी वो हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद से आके हमसे कुछ बताएगा। अभी लगातार हमारे कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें चली आ रही है, उसको शायद से ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं जब वो हमारे पास में आकर हमें सब कुछ सच बता सके। काउंट बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राजनीति के अंदर कभी कभी बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं और यही उन्हीं बड़े डिसीजन में से एक है और हमें ऐसा लगता है इन बड़े डिसीजन से हमारा कुछ फायदा होने वाला है। जेवियर ने इस बार भी कुछ सोचा ही होगा और इसके अलावा मुझे इस बात का पूरा यकीन है वो दूसरा बंदा जो कि लियोन का भेस लेकर यहाँ पर आया हुआ है वो भी असल में कोई बुरा इंसान नहीं है, वो भी एक अच्छा इंसान है और जैसे उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा हमारे पास में आकर हमें सब कुछ सच बता देगा। यही बात करते हुए लियोन के मदर फादर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर एक दूसरे साथ में बोलते हैं हाँ हमें उन दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। इस बात को सुनने के साथ में जैसे लियोन के अंदर दोबारा जोश आ जाता है, वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है और फिर गेट खोलते हुए कहने लगता है मेरे को जिंदा रहना होगा, मैं इस तरीके से अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से लाचारों की तरह मर जाना ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
ये कहते हुए लियोन, जो कि काफी लंबे टाइम से कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, खुद को भूखे पेट मारने की कोशिश कर रहा था, अपनी एनर्जी को खत्म कर रहा था, वो तेजी से वहां पर जितना भी खाना होता है उसको खाना शुरू कर देता है। लियोन ने अब डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे किसी भी तरीके से किसी भी नीति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उसे खुद से फाइट करनी पड़ेगी और फिर सब कुछ ठीक करने के बाद में खुद से अपने मदर फादर के पास जाकर उनको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। इसी के साथ ही अब लियोन के माइंड के अंदर दोबारा से उम्मीद की किरण जाग चुकी है, उस समझ में आ चुका है कि हाँ कुछ तो करना है, और जब उसने सोच लिया है कि कुछ करना है तो जरूर से वो कुछ ना कुछ कर लेगा। इस तरीके से लियोन की सोचने के साथ में आधी प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुकी है और बच्ची आधी प्रॉब्लम के ऊपर जेवियर काम कर रहा है और जल्दी से सोल्व कर लेगा। वो एरिका के साथ में एरिका स्टम्प पर जेवियर की तारीफ कर रही होती है, उससे कहने लगती है तुमने काफी तक सोचकर उस एंजल को यहाँ पर बुलाया है, अगर तुम उस एंजल को सबके सामने यहाँ पर लेके नहीं आते और उससे ये नहीं बुलवाते कि लियोन को आयु समर दे दिया जाए, तो उसके बिना तो उसको किसी भी तरह से मदद कर पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता। अब मैं सबके सामने बात बोल सकती हूँ कि हम एंजल की बात को सपोर्ट कर रहे हैं और एंजल की बात को मानकर ही उसको आयु समर दिया जा रहा है, बिना उसके सभी लोगों को मना पाना काफी मुश्किल हो जाता। मैं केवल अपनी मंजूरी से लियोन को कुछ भी दे नहीं सकती हूँ। अगर मैंने डायरेक्टली सभी लोगों के सामने बात बताने की कोशिश की कि इस तरीके से लियोन ने सब कुछ सही किया था और अब दोबारा सब कुछ बिगड़ रहा है, तो कोई ज्यादा विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हमें तो पता है ना, हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तभी जेवियर बोलता है योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक कर सकता है वहां पे बीमार पड़ा है। जिस तरह की सिचुएशन अभी बन चुकी है, इस सिचुएशन को ठीक करने की क्षमता केवल एक ही इंसान के अंदर है। एरिका बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये काम केवल एक इंसान कर सकता है, लियोन फ्रंटेरा। किसी भी तरीके से उसको बचाना पड़ेगा। जैसा कि तुमने बताया उसकी हेल्थ काफी तो खराब हो चुकी है, अभी इस टाइम के अंदर उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने पाँव के ऊपर खुद से खड़ा हो पाए, तो इस चीज को हम ठीक करेंगे। हम उसको उसके खुद के पैरों पे खड़ा करेंगे, उसको इस काबिल बनाएंगे कि वो सब कुछ ठीक कर सके और फिर वो सब कुछ ठीक करेगा। ये कितने क्वीन एरिका हंसने लगती है, उसके माइंड के अंदर पूरी प्लानिंग बन चुकी है कि उसे कैसे सब कुछ ठीक करना है। सेम ऐसी स्माइल जीवर के चेहरे के ऊपर भी है, उसे एरिका के ऊपर पूरा भरोसा है और साथ में उसकी प्लानिंग भी पता है। यहाँ से हम वापस फ्रंटियर मेंशन को देखते हैं। यहाँ पर लियोन खुद से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो योगा वगैरह शुरू कर चुका है। वो सोच रहा होता है मेरे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये डिप्रेशन जो कि मेरे माइंड को पूरी तरह खराब कर रहा है और माइंड को ठीक तरह वर्क करने नहीं दे रहा, मैं इस डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट कर लिया है और यही वो कारण है जिस वजह से मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए अपने आइसोलेशन खत्म करने का काम मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ये कहते लियोन अपने सामने अपने सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और फिर उन सभी से थैंक यू कहने लगता है। उनसे कहता है तुमने मेरी काफी मदद की, अच्छा हो तुम मुझे मेरे रूम से बाहर निकालकर वहां ऊपर की तरफ ले गए, मेरे दोबारा से उम्मीद आ चुकी है, मुझे जिंदा रहना है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि यहाँ पर सर्वाइव करना। इसके लिए उसे आई ऑफ समर चाहिए और आई ऑफ समर कैसे हासिल करना है, इसके लिए लियोन के माइंड के अंदर प्लान आ भी चुका है। बस यहाँ पर लियोन के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि वो अब कोई भी प्लानिंग बना रहा है तो उसे बनाने से पहले उसको उसके परिणाम के बारे में ज्यादा सोचना पड़ रहा है। उसके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लियोन ने पूरी प्लानिंग तो कर लिया है, लेकिन साथ ही अपने माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को भी लेके आ रहा है, जो उसे लगातार कह रहे हैं कि वो जो भी चाहे प्लानिंग कर ले उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ भी डिसाइड हो रखा है वो सब कुछ होके रहेगा। एक इंसान नीति में लिखे हुए को बदल नहीं सकता। ये सारी बातें लगातार लियोन के माइंड में घूम रही होती है, उसकी प्लानिंग को लगातार वीक करती जा रही है। इसी समय इस जगह पर वो बड़ा सा ड्रैगन पहुंचता है। ये लियोन का बोन ड्रैगन है और इतनी बड़ी चीज इस जगह पर आई है तो लियोन को एहसास हो जाता है। इस बोन ड्रैगन के साथ में जेवियर भी इस जगह पहुंचा है, उसके सामने गाउंट और काउंटरेस है। उन दोनों से कहने लगता है मैं अपने साथ में किसी और को भी लेके आया हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप इनको पहले से जानते होंगे। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सबके सब अपने रूम से बाहर निकले और खुद से इनका स्वागत करें। काउंट कहता है ऐसा कौन है जिसको तुम यहाँ पे लेके आए हो और जिसके आने पर हमें खुद से उनका स्वागत करना पड़ेगा। ये कितने भी रूम से बाहर निकलते हैं, वहां सामने की तरफ इनको लाल बाल और हरे कपड़ों के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। ये बहुत सुंदर लड़की है, ये असल में क्वीन एरिका है। लियोन के मदर फादर को देखकर ही उनसे कहने लगती है हाल ही में आपके बेटे के साथ मेरी शादी हो चुकी है, मैं हूँ एरिका टर्मिनिया मैग्नाटो। जब एरिका इस तरीके से अपना नाम लियोन के मदर फादर को बताती है, वो दोनों केवल चौंकते उसको देखते रह जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके सामने की तरफ इतनी बड़ी रानी खड़ी हुई है। और फिर एकदम से एहसास होने के साथ वो पहले तो कब्जे चौंक जाते हैं और फिर तुरंत सिर में सर झुकाकर उससे कहने लगता है क्वीन एरिका आप यहाँ पर। एरिका कहती है नहीं नहीं आप दोनों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं केवल एक क्वीन नहीं रही, मैं आपकी डॉटर इन लॉ भी हूँ। जिस हिसाब से देखा जाए तो मुझे आपके पैरों में गिरना चाहिए, ना कि आपको मेरे। यहाँ पर इस तरीके से सारा फैमिली ड्रामा चल रहा है। वहीं जिसके लिए ड्रामा हो रहा है वो ये सब कुछ दूर से देख रहा है, अपनी खिड़की से भागी तरफ जाकर है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ चल क्या रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक से होता है। वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्वीन एरिका इस तरीके से यहाँ पर क्यों आई है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। Thank you for watching.